नमस्कार साथियों, जय माँ भवानी। मैं आशा करता हूँ आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ, एक-एक करके करूँगा। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के अंदर एक खबर आ रही है और वो खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश स्टेट लॉटरी पैदा करने वाला है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि पंजाब के अंदर भी एक स्टेट लॉटरी सिस्टम होता था। हिमाचल प्रदेश सरकार एक लॉटरी का सिस्टम करती थी जिसमें आम जनता जो है वो लॉटरी खरीद सकती थी। अक्सर वो 50 रुपए की लॉटरी होती थी और उसकी लॉटरी में 1-1 करोड़ रुपए तक के इनाम होते थे। उसी प्रकार से एक लॉटरी का सिस्टम जो है उसकी बात की जा रही है और उस सिस्टम में ये कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश भी इसी प्रकार से एक लॉटरी सिस्टम तैयार करने वाला है, एक सिस्टम को तैयार करने वाला है जिसमें आम जनता 10 रुपए की या शायद 1 रुपए की लॉटरी लेगी और जिसमें 10,000 तक का जो है इनाम होगा, कम से कम। अब इसमें जो ये बात है, ये जो पूरा विषय है, ये अपने आप में सही है या गलत है, इसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि इसी प्रकार का जो सिस्टम है, जो पंजाब में काम करता था, बहुत समय से वो काम करता था, उसमें यही किया जाता था कि जो पंजाब स्टेट है, जो सरकार है, वो एक लॉटरी सिस्टम खोलती थी जिसमें आम जनता जो है वो लॉटरी खरीदती थी। और बहुत सी तादाद में लोग लॉटरी खरीदा करते थे, यानी लाखों की तादाद में लोग लॉटरी खरीदते थे। जिससे कई-कई 100 करोड़, कई-कई हज़ार करोड़ रुपए का जो मुनाफ़ा है, वो सरकार को डायरेक्टली मिल जाता था। सरकार उससे डायरेक्ट पैसा कमा लिया करती थी। जैसे ही वो सरकार पैसा कमाती थी, वो उस पैसे का गलत उपयोग करती थी या सही उपयोग करती थी, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। उसको भ्रष्टाचार में भी इस्तेमाल किया जाता था। उस पैसे का इस्तेमाल जो है फिर वो अपने पार्टी को और बड़ा करने के लिए, पार्टी फंड देने के लिए, इस तरीके से भी कई चीज़ें करने के लिए इस पैसे का जो है इस्तेमाल किया जाता था। तो इसी प्रकार से जो हिमाचल भी ये स्टेट लॉटरी लगा रही है, वो इसीलिए करना चाह रही होगी क्योंकि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक हालत बहुत ही कमज़ोर है। तो उस आर्थिक हालत को मजबूत करने के लिए उन्होंने एक ये सिस्टम तैयार किया है। देखिए, अगर उसको सही ढंग से किया जाएगा, सही तरीके से किया जाएगा तो इसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो चीज़ पंजाब में की गई, कहीं ऐसा ना हो कि हिमाचल प्रदेश भी उसी चीज़ के ऊपर चलने लग जाए। पंजाब के अंदर जब ये लॉटरी लाई गई, तो पंजाब में क्या किया जाता था, जब इनाम घोषित किए जाते थे, तो इनके अपने ही लोग थे जिनको ये इनाम दे दिया करते थे और उनको फिर अखबारों के अंदर छापा जाता था। कई बार ये क्या करते थे, किसी गरीब आदमी को उठा कर के ले आते थे, उसे इनाम देने की घोषणा कर देते थे, उसके फ़ोटो जो है अखबार में छाप दी जाती थी, बड़ी-बड़ी न्यूज़ छाप दी जाती थी। लेकिन वो जो गरीब व्यक्ति है, उसको पूरे पैसे नहीं दिए जाते थे, बहुत कम पैसे उसको दे दिए जाते थे और उसको भगा दिया जाता था। और वो जो सारे का सारा जो पैसा है, जो इकट्ठा हुआ होता था इन लॉटरीज़ के ज़रिए, वो सारा पैसा अपनी जेब में डाल लिया जाता था। और ये जो सारा पैसा है, जैसे ही अपनी जेब में डाल लेते थे, तो सरकारें उसका फिर दुरुपयोग करती थी। कभी पार्टी को फंड देने के लिए, कभी प्रचार-प्रसार करने के लिए, कभी अपने पोस्टर बनाने के लिए, कभी डायरेक्ट भ्रष्टाचार करने के लिए। और ये जो तरीका है, ये कहीं अपने आप में फिर फेल हो गया। तो कहीं ऐसा ना हो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर भी जो ये सिस्टम लागू तो किया जाएगा या इस सिस्टम को बनाया तो जाएगा, लेकिन उसको कितनी ईमानदारी के साथ इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कितनी ईमानदारी से उसको धरातल पे लाया जाएगा, लोगों को उससे क्या फ़ायदा होगा और कहीं ऐसा तो नहीं कि आम लोगों के पैसे का फिर दुरुपयोग किया जाए या आम लोगों को बेवकूफ़ बना लिया जाए। लॉटरी सिस्टम लेकर के आना, सरकार के पैसे को बढ़ा देना, वो कोई गलत काम नहीं है। काम गलत तब होता है जब लोगों को गुमराह किया जाए, जब लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए। अगर आपसे पैसा लिया जा रहा है, आपको ये कह कर के आपसे पैसा लिया जा रहा है कि ये लॉटरी सिस्टम है, इसको आप खरीदिए, इसमें आप जीत सकते हैं और आपको बाद में पता चले कि वो जो जीतने वाले लोग हैं, वो भी इन्हीं के लोग हैं और यहाँ ये पता चले कि ये जो सारे का सारा पैसा है, ये भ्रष्टाचार पे खर्च कर दिया गया है, तो ये अपने आप में बहुत ही गलत सिस्टम होगा। राकेश शर्मा जी, बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय माँ भवानी। और ये जो सारा का सारा सिस्टम है, इस सिस्टम को फुल प्रूफ तरीके से ईमानदारी से लागू करना चाहिए। मेरा ये कहना है, इसीलिए मैंने इस मुद्दे को भी बीच में डाला था। खैर, अभी इसके ऊपर ज़्यादा खबर नहीं आई है, तो हमें ये नहीं पता है कि इसकी असली खबर क्या है, इसकी पूरी खबर क्या है, तो उसके ऊपर अभी हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते। दूसरी जो चीज़ है वो है संजौली का एक विवाद। संजौली में एक विवाद फिर से गरमा रहा है। सुनने में ये आ रहा है कि कुछ मुस्लिम लोगों ने लड़कियों की गलत तरीके से तस्वीरें खींची, गलत तरीके से वीडियो बनाई और फिर उनको ब्लैकमेल करने का काम किया, ब्लैकमेल करने की कोशिश की और वो जो ब्लैकमेल करने का काम और ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई, वो बहुत ज़्यादा गलत काम था, गैर कानूनी काम था। ये वही तरीका है जो पहले हम देख रहे थे जब संजौली में आप सबने सुना होगा कि मस्जिद का एक विवाद हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि कुछ मुस्लिमों ने गैर कानूनी तरीके से मस्जिद बनाई है, उसको कंस्ट्रक्ट कर लिया गया है, उसको बड़ा बना लिया गया है और बहुत लोग वहाँ पर उन्होंने रखे हैं, जो लोग हो सकता है वो हिमाचल के हैं ही नहीं। मनोहर ठाकुर जी, बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय माँ भवानी। तो ये जो सारी जो चीज़ें हैं, ये जब हम सुनते हैं, ये सब खबरें जब हम सुनते हैं, तब पता चलता है कि लोग जो हैं उनकी मानसिकता किस लेवल तक गिरी हुई है। बिट्टू ठाकुर जी, जय माँ भवानी, बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।
और मैं ये कहना चाहूँगा खास तौर पे शिमला के लोगों से और संजौली के लोगों से कि वो अपने आसपास की सराउंडिंग में ये ध्यान क्यों नहीं रख रहे कि किस प्रकार के लोग वहाँ पे रह रहे हैं। बहुत से लोग इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन वो सरकारों को क्यों नहीं घेर रहे? वो जाकर के धरने प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे? वो कोर्ट कचहरियों की तरफ का दरवाजा क्यों नहीं खटखटा रहे? वो सीधा-सीधा सवाल ये अपने नेताओं से क्यों नहीं कर रहे हैं कि उनको सुरक्षा प्रोवाइड क्यों नहीं की जा रही? ये महिलाओं की सुरक्षा के प्रति कितना घिनौना, अगर आप देखेंगे, ये कदम है। क्या महिलाओं को सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है? पंकज शर्मा जी, बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय माँ भवानी। इससे पहले शिमला के अंदर ही एक बेटी के ऊपर हमला किया जाता है। वहाँ पे कुछ ड्रगी लोग थे। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने ड्रग्स लिया हुआ था, जो इस तरह से हमला कर रहे थे लड़कियों के ऊपर, उनको छेड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो क्या महिलाओं की सुरक्षा आज इस प्रकार से गिरती चली जा रही है हिमाचल प्रदेश के अंदर? पंकज शर्मा जी, चरण वंदना, बहुत-बहुत धन्यवाद। और ये जो बार-बार हम सुनते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि ना तो महिलाओं को सही तरीके से सुरक्षा प्रोवाइड की जा रही है, ना हमारे शहर सही तरीके से डिज़ाइन है, ना हमारे को ये मालूम है कि हमारे शहर में कौन रह रहा है, कौन अवैध तरीके से रह रहा है, तो इनके खिलाफ तो कड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। लेकिन आज हम ये देखते हैं कि वादे तो लोग बहुत करते हैं, नेता शब्द तो बहुत बोलेंगे, बड़े-बड़े आपसे भाषण ज़रूर देंगे, लेकिन काम कोई भी नहीं करना चाहता है। सुनील कुमार जी, बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय माँ भवानी। और ये जो अक्सर यही होता रहा है कि कोई काम नहीं करेगा, कोई आपको सही रूप में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाएँगी, आपसे बस वोट ले लिया जाएगा। अब हिंदू-मुस्लिम में देखिए फिर से बाँटने का काम किया जाएगा, लेकिन इसके ऊपर सही तरीके से एक्शन नहीं लिया जाएगा। अगर जो भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, अगर वो गैर कानूनी ढंग से कहीं बैठा हुआ है और वो गलत काम कर रहा है, वो क्राइम को कमिट कर रहा है, तो उसको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। संजय ठाकुर जी, बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय माँ भवानी। और ये चीज़ हमारे को इंश्योर करनी है कि क्राइम को करने वाला जो है, उसके दिमाग में ये बात बिल्कुल आराम से बैठ जाए, ढंग से बैठ जाए, उसके दिमाग तक पहुँच जाए कि वो क्राइम को कमिट करने के बारे में अगर सोचेगा भी तो उसकी पूरी की पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी जाएगी, उसको बर्बाद कर दिया जाएगा, उसको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। पूरी उम्र वो जेल के अंदर रहेगा। और इस तरह के जो काम किए जा रहे हैं, शेखर ठाकुर जी, बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय माँ भवानी। इस तरह के जो काम किए जा रहे हैं, जो महिलाओं के प्रति इस तरीके से दुराचार किया जा रहा है, इस तरह से जो आचरण किया जा रहा है महिलाओं के प्रति, उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। इन सभी लोगों को उठाओ, इनको जेल के अंदर डालो और हम इनको उम्र कैद की सज़ा सुनाओ। कड़ी से कड़ी कार्रवाई इनके ऊपर करो, इनकी सारी संपत्ति को ज़ब्त करो। तब जा कर के एक ऐसा एग्ज़ाम्पल सेट होगा सोसाइटी के अंदर कि लोग कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचेंगे। लेकिन हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है, एक ऐसा माहौल बनते जा रहा है जिसमें लड़ाई झगड़े का माहौल है, जिसमें ईर्ष्या का माहौल है, जिसमें द्वेष का माहौल है, जिसमें हर समय एक गुट जो है वो दूसरे गुट को दबाने का काम कर रहा है, या एक गुट जो है वो दूसरे गुट के खिलाफ कुछ काम करने का काम कर रहा है। योगेश राजपूत जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय माँ भवानी। अमर ठाकुर जी, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय माँ भवानी। ये बहुत ज्यादा जरूरी विषय है, इस विषय के ऊपर हम सबको सोचना है। आज हिमाचल प्रदेश के कितने ऐसे इलाके हैं, संजौली की तो एक छोटी सी घटना है, लेकिन कितने ऐसे हिमाचल प्रदेश के इलाके हैं, रिंकू जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय माँ भवानी। जहां पर अगर अगर आप जाते हैं तो अवैध कब्जे किए जा रहे हैं, और मुस्लिमों द्वारा भी किए गए हैं। बहुत से मुस्लिम हमारे प्रदेश के अंदर आए हैं और उन्होंने अवैध कब्जे किए हैं। यहाँ पर मैं हिंदू मुस्लिम करने की बात नहीं कर रहा हूँ, बात यहाँ पर यह है कि अवैध कब्जे किए गए हैं। बहुत गलत तरीके से ये हिमाचल प्रदेश के अंदर आए हैं। और क्यों आए हैं? कुछ ना कुछ कमी तो हिमाचल वासियों की भी रही है। अब देखिए, चाहे कंस्ट्रक्शन का काम रहा हो, चाहे बिल्डिंग में अगर मिस्त्री का काम हो, चाहे आपको कारपेंटर चाहिए हो, चाहे आपको इलेक्ट्रिशियन चाहिए हो, चाहे आपको नाई चाहिए हो, तो आपको हर चीज के लिए आज हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं वो खुद काम नहीं करना चाहते, बाहर से लोगों को बुलाना चाहते हैं। बाहर से लोग आते हैं, कोई मजदूर बन करके आ रहा है, कोई मिस्त्री बन करके आ रहा है, कोई इलेक्ट्रिशियन बन के आ रहा है, कोई टेलर बन के आ रहा है। ये संजौली मामले में भी जो लोग पकड़े गए हैं, कहने की ये सुनने में आ रहा है कि वो टेलर थे शायद। तो आप सोच करके देखिए, ये सभी जो लोग हैं, ये अलग कम्युनिटी से या अलग धर्म से आकर के या कहीं से भी आकर के हमारे प्रदेश के अंदर आ जाते हैं, और फिर आकर के वहाँ बहुत लंबे समय तक रहते हैं, काम करते हैं, और फिर वहीं पर कहीं रहने का इंतजाम कर लेते हैं पक्का। फिर इनके वोट भी बना दी जाती है, क्योंकि आपको पता ही है, नेता नेता तो वोट का भूखा है। नेता को तो वोट कहीं सड़क पे अगर कहीं गिरी हुई भी मिल जाएगी ना, तो वो अड्डियों के बाहर भी चला जाएगा उस वोट को उठाने के लिए। नेताओं की तो ये हालत है आज के जमाने में। तो नेता को तो केवल वोट चाहिए, जहां उसको वोट दिखती है उसको लालच दिखता है। तो वो इस तरह के लोगों को फिर जो है इनके वोट भी बनवाएंगे। आप देखना, उनके सारे कार्ड, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे कोई और कार्ड हो, राशन कार्ड हो, सब कुछ बना दिया जाएगा उनका, और फिर वो मजे से रहेंगे। और आपके प्रदेश के अंदर, यानी कि हमारे प्रदेश के अंदर, वो बहुत गंद मचाएंगे, बर्बाद करेंगे हमारे प्रदेश को, हमारी संस्कृति को बर्बाद करेंगे। हमारे लोगों के प्रति उनका आचरण सही नहीं होगा। तो क्या हम इसी तरीके से चुपचाप बैठे बस देखते रहेंगे, या आप सब लोग इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहते हो, या आप सब लोग चाहते हो कि आपके आसपास के जो इलाके हैं,
जहां पर जो भी व्यक्ति रहे वो कम से कम ईमानदारी से रहे, सच्चाई से रहे, एक तहजीब से रहे, एक तमीज के साथ रहे। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। शमशेर सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय मां भवानी। मुझे माफ कीजिएगा, आपने मुझे पलासी में देखा होगा। बिल्कुल आपने उस समय पर देखा होगा, मैं आया हुआ था उस समय पर हिमाचल प्रदेश के अंदर और अपनी टीम के साथ मिला भी था। बहुत समय से हम घूम रहे थे पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो उस समय पे मैं अपनी टीम से मिला भी था। और जब मुझे पता चला कि कोई मुझे मिलना चाह रहा है और कांटेक्ट कर रहा है, तो मेरा फोन जो था वो घर पे रह गया था और मैंने आकर के अपने फोन को देखा, तब मुझे पता चला कि शायद आप ही मुझसे मिलना चाह रहे होंगे। लेकिन उस समय तक जो है मैं वापस चला गया था, तो मैं फिर आपको मिल नहीं पाया। लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार फिर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बात को फिर से कंटिन्यू करता हूँ। जो मेन मुद्दा है, उस मुद्दे के खिलाफ हम कब आवाज उठाएंगे, कब हम ये कहेंगे किसी से कि उसके खिलाफ कोई ठोस कदम उठाइए। आपने सुना होगा जब मस्जिद विवाद हुआ, बहुत से नेता जो है वहां पर जाकर धरने प्रदर्शन करते हैं, ड्रामेबाजियां करते हैं, नारेबाजियां करते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। उसी प्रकार से पूरे देश के अंदर भी कुछ ना कुछ मामला उठता है, लेकिन होता कुछ नहीं है। कब कुछ एक्शन होगा, कब कोई जो है उसके ऊपर कोई कदम उठाए जाएंगे, कब कोई सख्त कार्रवाई किसी के ऊपर होगी? ये सिर्फ तभी हो सकता है जब हम जैसे लोग सब साथ में मिलें और अपनी पार्टी खड़ी करें और खुद से जाके लड़ें। और हमने वो पार्टी खड़ी की है। आज हिमाचल प्रदेश के पास वो विकल्प मौजूद है। हिमाचल प्रदेश के पास आज अपनी पार्टी है जो हिमाचल प्रदेश के हर मुद्दे के लिए लड़ना चाहती है। लेकिन जब तक उसको सपोर्ट, उसको सहारा आप लोग नहीं देंगे, जब तक आप उसकी ताकत नहीं बनेंगे, तब तक किस प्रकार से ये पार्टी जो है आगे चल पाएगी? अब इसी के साथ अगला मुद्दा आप सुनिए, कितना घिनौना मुद्दा है एक और। हमारे जो बच्चे हैं उनके पूरे के पूरे भविष्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। अभी इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने आपको कहा कि नीट का एग्जाम जो है वो बार बार जिस तरीके से रद्द किया जाता है या बार बार पेपर लीक हो जाता है, ये क्या दिखा रहा है? क्या हमारे बच्चे, जिनके ऊपर आप आज पैसा भी लगाते हो, जिनके ऊपर आज आप समय भी लगा रहे हो, आप पूरी मेहनत आप उनके ऊपर लगा रहे हो, ना केवल ये आपकी मेहनत है, आपके बच्चों की खुद की मेहनत है। कितने कितने साल एक बच्चा जो है वो पढ़ाई करता है, लगातार वो पढ़ाई करता है, और इतनी मेहनत करने के बाद जब वो इस तरीके के प्रतिष्ठित जो है एग्जाम्स देता है, प्रतिष्ठित जो परीक्षाएं देता है, उसके बाद पता चलता है कि ये परीक्षा रद्द हो गई है, या ये परीक्षा जो थी, इसका एग्जाम का पेपर पहले ही किसी को पता था, पहले से सवाल किसी को दे दिए गए थे, उसको जवाब भी मालूम थे, उसको सवाल भी मालूम थे। तो आप क्या करना चाह रहे हैं अपने बच्चों के साथ? आप उनकी पूरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, पूरा करियर उनका खत्म कर रहे हैं। डिप्रेशन में तो आपके बच्चे जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन आप ये सोचिए कितने साल आप उन बच्चों के बर्बाद कर रहे हो। क्योंकि मैं इन एग्जाम्स को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। मैं खुद इंजीनियरिंग का एग्जाम्स दिया है। मेरे जो परिवार के बहुत से लोग हैं जिन्होंने मेडिकल के एग्जाम्स दिए, तो उन्होंने नीट के दिए थे। तो हर तरीके से जो अलग अलग एग्जाम थे वो दिए थे। बहुत समय पहले जो है वो, जब तक नीट नहीं बना था, उससे पहले अलग अलग एग्जाम हुआ करते थे, वो एग्जाम लोग देते थे। स्टेट्स अपनी अपने एग्जाम लिया करती थी, वो एग्जाम हमने दिए हैं। और बहुत समय पहले हिमाचल प्रदेश के अंदर, जब हिमाचल प्रदेश खुद ये एग्जाम कंडक्ट कराया करती थी, जब पीएमटी एग्जाम हुआ करते थे, प्री मेडिकल टेस्ट जिसे बोला जाता था, उस समय पर पेपर लीक होता है। बहुत ज्यादा उसकी कवरेज आई, हाई कोर्ट तक वो मामला गया, लेकिन एक बड़े मंत्री, उनके परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को डॉक्टर बना दिया गया। आप सोच करके देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को, पूरा पूरा खानदान का खानदान डॉक्टर बन गया। उसके बाद वो खानदान जो है वो, उसको नौकरी भी मिल गई। नौकरी मिलने के बाद वो भी एक बड़े अस्पताल के अंदर, सरकारी अस्पताल के अंदर नौकरी पे लग गए सब के सब। उसके बाद उनको प्रमोशनें भी देते रहे। तो ये किस तरीके से ये सिस्टम काम कर रहा था? तब भी लोगों ने आवाज उठाई, थोड़ी देर आवाज चली, थोड़ी देर उसको कवर किया गया, उसके बाद वो आवाज बंद कर दी गई, वो आवाज खत्म हो गई, लोग भी भूल भाल गए। अब क्या होता है ना, जो आम व्यक्ति है, या मेरे जैसा या आपके जैसा जो व्यक्ति है, जो रोजाना मेहनत करके रोटी कमाता है, जो रोजाना मेहनत करके दो वक्त की रोटी अपने परिवार के लिए लेकर के आता है, उसके लिए ये मजबूरी बन जाती है कि थोड़े समय के बाद वो उस मुद्दे को छोड़ दे, क्योंकि उसको नौकरी पे जाना पड़ेगा, क्योंकि उसको वो पैसा कमाना पड़ेगा। जब तक वो कमाई करके नहीं लेकर के आएगा, जब तक वो मेहनत नहीं करेगा, तो वो अपने बच्चों को रोटी कहाँ से देगा? ये समस्या आकर के खड़ी हो जाती है आम व्यक्ति के लिए, जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब तबका है। उसको दबाया कुचलाया इसलिए जाता है क्योंकि उसको दबाना और कुचलना बहुत आसान है। उनको पता है कि ये बिजी लोग हैं, ये मेहनती लोग हैं, ये व्यस्त लोग हैं, इनके पास समय ही नहीं है। आप अगर सड़कों पे निकलोगे, कितने दिन निकलोगे सड़कों के ऊपर? कुछ समय के बाद तो आपको घर जाना ही पड़ेगा, कुछ समय के बाद तो आपके अपने परिवार के लिए रोटी कमानी पड़ेगी। और यही वो कारण है कि जब ये पुराने एग्जाम्स लीक हुआ करते थे, कुछ समय के लिए धरने प्रदर्शन चलते थे, फिर बंद हो जाया करते थे। यही वो कारण है। दूसरा सबसे बड़ा जो उसमें कारण था,
वो ये था कि जब भी वो एग्जाम्स लीक कर दिए जाते थे तो एग्जाम्स को रिकंडक्ट कराया जाता था। मैं आपको पूरी कहानी क्यों सुना रहा हूँ उसको जरा ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आएगी। जब भी एग्जाम को रिकंडक्ट कराया जाता था, हाई कोर्ट ये कह देगा कि ठीक है एग्जाम गलत हो गया, आप रिकंडक्ट करिए। ये पुरानी स्टोरी है। तो जब एग्जाम रिकंडक्ट कराया, जिन जिन लोगों को इन्होंने फायदा पहुंचाना था उन लोगों को ये पहले ही बता दिया करते थे कि सवाल अब नए क्या हैं, उसके जवाब क्या हैं। तो ये जो लोग हैं ये फिर उसको एग्जाम को दे दिया करते थे, उसमें इनका पूरे का पूरी आंसर शीट को बदल दिया जाता था, जिससे फिर ये उन्हीं लोगों को फिर से फायदा पहुंचा देते थे, उनका रैंक ऊपर कर देते थे, आपके बच्चों का रैंक नीचे कर देते थे। यानी मेहनत करें आपके बच्चे, दिन रात पढ़ाई करें आपके बच्चे, कई कई साल लगाएं आपके बच्चे, लेकिन फायदा पहुंचता था कुछ चंद लोगों को। तो ये किस तरह का सिस्टम था? खैर, उसमें भी क्या होता था कि जिन परिवारों के बच्चों को मान लीजिए अपने रैंक नीचे किया, सपोज कीजिए कि 100 सीटें हैं, 100 सीटों में से 20 ऐसे लोग हैं जिनको इन्होंने फायदा पहुंचाना है। तो ये क्या करते थे, 20 लोगों को तो इन्होंने टॉप के रैंक दे दिए, उनको फायदा पहुंचा दिया, लेकिन जो बाकी 80 लोग हैं जिनके लिए वो सीट बच गई, उनको सीट मिल जाया करती थी आम परिवारों से। तो फिर वो आम परिवारों के लोग भी सोचते थे कि ठीक है हमारे बच्चों को सीट मिल गई है, अब हमें क्या लेना देना बाकी परिवार के लोगों से, हमें क्या लेना देना और किसी परिवार से। ये भी एक बहुत बड़ा कारण कारण रहा जो इसके ऊपर कभी कोई कार्रवाई ही नहीं हुई। रिंकू जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, जय मां भवानी। और यही जो काम है ये नीट के एग्जाम में हुआ, लगातार हुआ। और 2014 से लेकर के अब तक, जब से ये नई सरकार बनी है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है भारत देश को चला रही है, कितना सुनने में ये आ रहा है कि नीट का एग्जाम लीक हो रहा है, कभी इंजीनियरिंग का एग्जाम लीक हो रहा है, और तो छोड़िए सरकारी की जो नौकरियों के एग्जाम्स हैं, चाहे वो कांस्टेबल की नौकरी हो, चाहे वो इंस्पेक्टर की नौकरी हो, चाहे वो रेलवे में नौकरी हो, चाहे वो किसी और विभाग में नौकरी हो, अलग अलग विभागों की जो नौकरियां हैं उसमें भी पेपर लीक होते चले जा रहे हैं। नरेश जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, जय मां भवानी। बहुत धन्यवाद। अगर आपको लग रहा है मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन इस बात को आपको समझना होगा, ये केवल ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, इसके ऊपर अमल भी करिए कुछ, तब जो है बदलाव आएगा। बदलाव ऐसे नहीं आएगा हमारे बैठने से या चुप बैठने से, बदलाव नहीं आएगा। प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ जाती है कि जब ये बार बार नीट का एग्जाम या इस तरीके के एग्जाम्स लीक हो रहे हैं, और तो छोड़िए नौकरियों तक के एग्जाम्स लीक हो रहे हैं, तो हमारे बच्चे जो हैं वो जाएं कहाँ? आप क्या चाह रहे हैं कि आपके जो बच्चे हैं वो कितनी दिनों सालों तक मेहनत करेंगे? मैंने बहुत परिवारों से मिल करके बात की है जिनके बच्चे ये इस तरह के एग्जाम्स देते हैं। आपको जान करके हैरानी होगी कि इनकी परिवारों के माँ बाप की भी सोच क्या है। वो अपने बच्चों को कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अगर हो गया लीक तो तुम और तैयारी करो, तुम और मेहनत करो, तुम टॉप में आओ। जब टॉप में आओगे तो तुम्हें कोई इग्नोर नहीं कर सकेगा। रचना जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, जय मां भवानी। अजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, जय मां भवानी। नवनीत जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, जय मां भवानी। तो इस तरह की सोच अगर हमारे माँ बाप भी यही रखेंगे, या आपके माँ बाप इस तरह की सोच रख रहे हैं, मैं उन बच्चों से भी ये बात कर रहा हूँ, तो आप सोच करके देखिए कि वो आपको कितने गलत डायरेक्शन की तरफ ले जा रहे हैं। बार बार आपको मेहनत करने के लिए कहा जा रहा है, बार बार आपको यही कहा जा रहा है कि कुछ भी हो जाए छोड़ दो, भूल जाओ, अगली तैयारी करो। अब आप इसी प्रकार से अगर लगातार तैयारी ही करते जाओगे तो क्या आप अपने बच्चों को केवल तैयारी के लिए रखोगे? आप क्या चाहते हो कि आपके बच्चे केवल तैयारी करें और उनको मिले कुछ भी ना? ये बहुत बड़ी परेशानी है जो आज हमारे समाज के अंदर है। हमारे जो बच्चे हैं वो 5-5, 6-6 साल से इन पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं। आप सोच करके देखिए, कई तो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 4-5-5 बार ड्रॉप किया है, कोई और काम भी नहीं करते हैं, वो केवल इसी की तैयारी करते हैं, उसके बावजूद भी ये लीक कर दिया जाता है। देवराज जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, जय मां भवानी। तो ये जो चीजें हैं ना, इसके ऊपर हमें बदलाव चाहिए, और मैं बहुत पहले मैंने इसके ऊपर वीडियोस बना दी हैं। अब तो आप जाइए, आप मेरे यूट्यूब चैनल जो पहाड़ी फैक्टर मेरा चैनल है उस पर भी जाकर के आप देख सकते हैं। बहुत समय से मैं इसके खिलाफ आवाज उठा रहा हूँ और कई बार ये बात बोल चुका हूँ कि ये जो एग्जाम्स हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी के एग्जाम्स हो, चाहे फिर वो आपके नीट का एग्जाम हो, या मेडिकल का हो, नॉन मेडिकल का हो, चाहे किसी और भी संस्थान का एग्जाम हो, ये सारे का सारा जो एग्जाम का सिस्टम बनाया गया है, ये केवल और केवल पैसा कमाने का सिस्टम बनाया गया है, एक धांधली करने का सिस्टम बनाया गया है, एक स्कैम को पैदा करता है। क्योंकि जब आप एग्जाम्स के पेपर भरते हो तो आप एग्जाम की जब उसका पर्चा भरते हो उसी के लिए आप हजारों रुपए दे देते हो। देवराज जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, जय मां भवानी। मनोज जी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, जय मां भवानी। कुलदीप जी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, जय मां भवानी। राकेश शर्मा जी कह रहे हैं निखिल जी, सरकार कोई भी हो, ये सभी अपनी अपनी कुर्सी और अपने चेलों को फायदा दिलाने के लिए काम करते हैं। बिल्कुल ठीक बात आपने कही कि अपने चेलों को ये फायदा पहुंचाने के लिए काम करते हैं, खुद फायदा लेने के लिए काम करते हैं, खुद भ्रष्टाचार करने के लिए काम करते हैं, मुझे मालूम है। लेकिन आप सब लोग कब जागेंगे? आप भी तो चलिए मान लिए मानते हैं कि आप जागरूक हैं,
लेकिन क्या आपके आसपास का सारे जो समाज है वो सब जागरूक है? क्या आपके पड़ोसी जागरूक हैं? नहीं है। अभी भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो अंधे भक्त बने हुए हैं। अभी भी ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको बस एक ही पॉलिटिकल पार्टी के आगे पीछे दौड़ना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी, जितनी भी ये राजनीतिक दल है उनके आगे पीछे दौड़ रहे हैं। सिस्टम उनको कोई नहीं दे रहा। कोई उनको क्या, किसी से उन्होंने कभी पूछा कि किसके पास ऐसा सिस्टम मौजूद है जो इसको बदलाव करके दिखाए? किसी ने भी पूछा क्या? कभी किसी नेता ने जवाब दिया आपको? नहीं देगा कोई भी नेता जवाब, क्योंकि है ही नहीं ऐसा कोई सिस्टम। खैर, मैं आपको बताऊंगा, मेरी वीडियोस को देखना, मैंने उसमें सिस्टम भी बताया हुआ है कि कौन सा सिस्टम होना चाहिए जो इन एग्जाम्स को फुल प्रूफ बना सकता है। कौन सा ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे ये जो एग्जाम्स हैं इसमें धांधलियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी, वो भूतकाल की बात रह जाएगी। और वो सिस्टम कैसे लागू किया जाएगा वो तो अलग बात है। लेकिन अभी आपको जो समझाने की बात मैं ये कर रहा हूँ कि आप फॉर्म भरते हो, फॉर्म में हजारों रुपया देते हो। अब कितने लाखों बच्चे जो है इसका फॉर्म भरते हैं, तो कई 100 करोड़ रुपए का जो है मुनाफा ये सरकारें कमा लेती हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, पेपर लीक कर देते हैं, उसमें ये पैसा खा जाते हैं। 20-20 से लेके 25-25 लाख रुपए तक का इन्होंने पेपर बेचा है। ये बात सुनने में आ रही है नीट के एग्जाम के अंदर। तो आप सुनिए उसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे। ऊपर तक लोग शामिल होंगे ना, टॉप तक लोग शामिल होंगे। और जो शिक्षा मंत्री हैं देश के, वो तो इस्तीफा भी नहीं दे रहे। वो तो इसके ऊपर कोई ढंग की जांच भी नहीं बिठा रहे। भाई खुद कुर्सी छोड़ोगे तभी तो जांच होगी ना। अब कुर्सी से साथ चिपके रहोगे तो जांच क्या होगी? मान लीजिए कि अगर वही इसमें शामिल हैं तो जांच किस प्रकार से होगी? जांच तो हो ही नहीं पाएगी। लेकिन 20 से 25-25 लाख रुपए में जो है बिल्कुल बेचे गए हैं ये पेपर। आप सोच करके देखिए। और ये जो पेपर बेचे गए उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आप कोर्ट में जाएंगे। जो आम व्यक्ति होगा वो क्या करेगा? आम व्यक्ति कोर्ट में जाएगा, वो बेचारा वहां पर भी पैसा खर्चेगा, वकीलों को देगा। बी आर ठाकुर जी, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, जय मां भवानी। तो आप वहां पर पैसा खर्च करेंगे, कोर्ट कचहरियों में धक्के खाएंगे। उसके बाद कोर्ट फैसला क्या देगा? मान लीजिए आप सुप्रीम कोर्ट में भी चले जाएं, वो सुप्रीम कोर्ट फैसला क्या देगी? ज्यादा से ज्यादा वो ये करेगी कि आप एग्जाम को रिकंडक्ट कराओ, पेपर को रद्द कर देगी। लेकिन रिकंडक्ट कहां से होगा? रिकंडक्ट कोई भगवान थोड़ी आकर के कराएगा। रिकंडक्ट करने के वाले लोग भी तो यही हैं। ये सोच करके देखिए, जो पहले धांधली कर सकते हैं क्या वो बाद में धांधली नहीं कर सकते? जो पहले पेपर लीक कर सकते हैं क्या वो बाद में पेपर लीक नहीं कर सकते? पेपर बनाने वाला कौन है? पेपर को सेट करने वाला कौन है? एग्जामिनेशन सेंटर बनाने वाला कौन है? यही तो लोग हैं। तो जब तक इस पूरे के पूरे सिस्टम को आप फुल प्रूफ नहीं करेंगे तब तक ये तो धांधली चलती रहेगी। और सिस्टम को फुल प्रूफ करने का तरीका एकमात्र है कि ये जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, इस घटिया एग्जामिनेशन सिस्टम को बंद किया जाए, रद्द किया जाए। अब मैं आपको उसका एक कारण भी बताता हूं। आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, आप अपने बच्चों के साथ इसको लगा करके देखिएगा। जिन जिन के बच्चे हैं वो अपने बच्चों के साथ लगा करके देखिए। जिनके बच्चे अभी नहीं हैं, उनके आसपास, उनके पड़ोस में, हो सकता है उनके यारों दोस्तों में, उनके परिवारों में, उनके रिश्तेदारों में कहीं तो बच्चे होंगे। तो आप उन बच्चों के साथ लगा करके देखिए। आपके बच्चे पूरे साल में कितनी बार एग्जाम देते हैं? सच्ची सच्ची बताइएगा, अपने दिल पे हाथ रख करके बताइएगा। क्लास टेस्ट देते हैं वो, जो आपके क्लास में लिए, उनके क्लास में लिए जाते हैं, उनके स्कूल के द्वारा लिए जाते हैं। 2-3 बार स्कूल भी एग्जाम लेता है। उसके बाद बोर्ड का भी एग्जाम होता है। 11वीं 12वीं की अगर हम बात करें तो 12वीं तो बोर्ड है, 10वीं तो बोर्ड है। तो मान लीजिए बोर्ड का एग्जाम भी हो रहा है, तो बोर्ड भी अपना एग्जाम ले रहा है। लेकिन ये जो बार बार एग्जाम लिए जा रहे हैं, ये बच्चे को कितनी बार तकलीफ पहुंचाई जा रही है। वो उसी सब्जेक्ट को, उसी चीज को जो पढ़ाया है आपने, उसको 50 बार आप उससे पूछ रहे हो, उसका आप एग्जाम ले रहे हो, उसको आप नंबर दे रहे हो। जब आपने उसको नंबर दे दिया, जब आपने उसको परसेंटेज बना दी कि भाई ये तुम्हारा परसेंटेज है और इस परसेंटेज पे तुम्हारे जो है नंबर आए हैं, चाहे बोर्ड के एग्जाम हो चाहे कोई एग्जाम हो। योगेश जी कह रहे हैं नेताओं द्वारा पेपर योजनाबद्ध तरीके से लीक किया जा गया था। अब वही बात आ गई है कि जो फंस गया है वो चोर। बिल्कुल सही बोला योगेश जी आपने। ये नेताओं की एक पुरानी आदत होती है। देखिए, जो टॉप का आदमी होता है ना, जो चोरी करता है, वो कभी खुद नहीं फंसता। वो जो नीचे के आदमी उसने पकड़े होते हैं ना, जिनको वो कुछ चंद रुपयों में उसने खरीदा होता है, वो उन्हीं लोगों को फंसाता है। तो जब इस तरह की कोई घटना होती है तो उन्हीं लोगों को पकड़ा भी जाता है, टॉप के आदमी को नहीं पकड़ा जाता। कभी बड़ी मछली नहीं फंसती इसमें। खैर, मेन मुद्दे के ऊपर आ रहा हूं मैं फिर से। तो जैसे आपने अपने बच्चे की परसेंटेज बनवा दी है, आपके बच्चे को परसेंटेज आ गई, बोर्ड में भी आ गई, आई होगी, फाइनल एग्जाम में भी आई होगी। तो आप उस परसेंटेज के बेसिस पे अपने बच्चे को एडमिशन क्यों नहीं दे सकते हो डायरेक्टली? ये बीच में एग्जाम डालने की जरूरत क्या है? ये एंट्रेंस एग्जाम घुसाने की जरूरत क्या है? ये एंट्रेंस एग्जाम को घुसाया इसलिए गया क्योंकि इनके पास इन्होंने एक तर्क दिया। अब तर्क इन्होंने क्या दिया कि हमारे पास लाखों बच्चे हैं, 25 लाख बच्चा है। उन 25 लाख बच्चों की परसेंटेज एक बराबर हो सक, उसमें से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे, मान लीजिए किसी की 70% होगी, किसी की 80% होगी, किसी की 90% होगी, और 90% में भी लाखों बच्चा होगा। ये उनको कहना था। और ये कह रहे थे कि हम एक ऐसा एग्जाम लेंगे जिससे उसको हम फिल्टर कर सकेंगे, क्योंकि हमारे पास सीट लिमिटेड है। मान लीजिए 10,000 सीट है
और उसके पीछे 1 लाख बच्चा है जिसके 90% है। मैं मान गया उनकी बात। फिर मैंने उनसे एक सवाल पूछता हूँ कि जब आप ये एग्जाम देते हो, जब आप ये एक एंट्रेंस एग्जाम ले रहे हो, तो मान लीजिए एंट्रेंस एग्जाम 700 नंबर का है, 700 नंबर में से 600 नंबर मान लीजिए टॉपर के हैं, तो कितने ऐसे लोग हैं जिनके 600 नंबर होंगे? उसमें भी तो बहुत सारे लोग होंगे जिनके 600 नंबर होंगे। फिर आप फिल्टर कैसे करते हो? फिर वो कहते हैं कि फिल्टर करने का तरीका ऐसा है, मैं आपको मेडिकल का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उसमें उन्होंने बायोलॉजी का सबसे ऊपर रखा है कि जिसके सबसे ज्यादा बायोलॉजी में नंबर आएंगे, उसके बाद सेकंड अगर उसमें भी बहुत ज्यादा लोग आ जाएं तो जिसके केमिस्ट्री में ज्यादा नंबर आएंगे, मान लीजिए उसमें भी बहुत ज्यादा लोग आ जाएं तो फिर जिसके फिजिक्स में सबसे ज्यादा नंबर आएंगे। फिर ये क्या करते हैं कि बायोलॉजी को सबसे ऊपर रखते हैं, फिर उसके बाद केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, तो इस तरीके से ये फिल्टर करते हैं। तो मैं इनसे यही बात दोहराना चाहूंगा, देवराज जी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, जय मां भवानी, कि अगर आप उसको बोर्ड में ये परसेंटेज देते हो तो बोर्ड में भी तो यही सब्जेक्ट है, यही फिजिक्स है, यही केमिस्ट्री है, यही बायोलॉजी है। तो ये जो आपने फंडामेंटल आप आपने इस एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर लगा दिया, ये जो मेथड आपने इस एंट्रेंस एग्जाम में लगाया है फिल्ट्रेशन का, ये मेथड आप परसेंटेज पे क्यों नहीं लगा सकते? वहां पर भी तो यही मेथड लग सकता है कि जिसके मान लीजिए 90% वाले 1 लाख लोग हैं, तो उसमें बायोलॉजी में ज्यादा किसके हैं, केमिस्ट्री में फिर ज्यादा किसके हैं, फिर फिजिक्स में ज्यादा किसके हैं। ये तो आप उसके ऊपर भी लागू कर सकते हो, और ये लागू करके आप उसको डायरेक्ट एडमिशन दे सकते हो। तो फिर जरूरत क्या पड़ रही है ये पूरे के पूरे सिस्टम के बीच में एक एग्जाम घुसाने की? ये तब जरूरत पड़ती है जब आपको धांधली करनी हो, ये जरूरत तब पड़ती है जब आपको भ्रष्टाचार करना हो। अगर आपने बच्चे को फायदा पहुंचाना है तो उसके लिए इस पूरे सिस्टम की जरूरत ही नहीं है। बच्चे को इस तकलीफ से गुजारने की कोई जरूरत नहीं है, उसको इस एंट्रेंस एग्जाम के अंधकार में डालने की जरूरत ही नहीं है। ललित जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, जय मां भवानी। कुलदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, जय मां भवानी। तो ये जो चीज है ना, इसको बार बार डालने की लिए जरूरत ही नहीं है। अजय जी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, जय मां भवानी। ये सिस्टम सिर्फ तब किया बनाया जाता है जब भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना हो। साथ ही साथ इसके साथ एक और बड़ा स्कैम चलता है, एक और बड़ी इंडस्ट्री चलती है, वो है ट्यूशन इंडस्ट्री। और ट्यूशन इंडस्ट्री क्यों चल रही है? क्योंकि अब आपने एक ऐसा सिस्टम तैयार कर दिया है, ऐसा एग्जामिनेशन तैयार कर दिया है जिसको आपने जानबूझ करके इतना मुश्किल बनाया हुआ है, जानबूझ करके इतना पीड़ादायक बनाया है, और उसमें 10वीं कक्षा से लेकर के आप सारी की सारी चीजें पूछ रहे हो। उसकी जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी पूछ रहे हो आप, यानी 3-4 साल का जो पुराना पढ़ाई जो है एक बच्चे की, आप उसको पूछ रहे हो, उसमें से कहीं से भी सवाल आ सकता है। तो उसकी तैयारी करने के लिए स्कूल कॉलेज जो है वो सफिशिएंट नहीं है, वहां पर वो सुविधा मौजूद नहीं है, वहां पर वो टीचर मौजूद नहीं है जो उनको सही रूप में उस तरीके से पढ़ा सके। रविंद्र ठाकुर जी जय मां भवानी बहुत बहुत धन्यवाद। पीयूष जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, जय मां भवानी। तो उसको आप जानबूझ करके उस सिस्टम के अंदर झोंक रहे हो, एक ऐसा सिस्टम बना दिया और उस सिस्टम के अंदर झोंक रहे हो उस बच्चे को, उसको परेशान कर रहे हो, उसकी पूरे बचपन को आपने बर्बाद कर दिया। आपने उसकी सेहत बर्बाद कर दी। कितने बच्चों को ना जाने चश्मे लग गए मोटे मोटे, कितने जो बच्चे हैं वो शुगर के मरीज बन गए, कितने बच्चे हाई ब्लड प्रेशर के मरीज बन गए। किस लिए? क्योंकि इस तरह का सिस्टम तैयार कर दिया गया। बनाना आपने उनको डॉक्टर था लेकिन आप उनको पहले ही पेशेंट बना चुके हो। और ये जरा सारा जो सिस्टम है, इसे ट्यूशन स्कैम को जो साथ में लपेटा गया है इसमें, ये जो ट्यूशन इंडस्ट्री क्रिएट कर दी गई है, ये ट्यूशन इंडस्ट्री फिर उठाती है माँ बाप का फायदा, उनको दिखाती है सपने, उन बच्चों को दिखाती है सपने, उनको बार बार बताया जाएगा, बरगलाया जाएगा। कोई बच्चा कहीं और से टॉप रैंक लेकर के आया है, उसके टॉप रैंक तक को खरीद करके, उसकी फोटो को खरीद करके अपने ब्रोशर पे चिपकाया जाता है, अपनी एडवर्टाइजमेंट पे चिपकाया जाता है। पिंटू सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, जय मां भवानी। और अपने पोस्टर पे चिपका चिपका करके लोगों को यह दिखाने की कोशिश की जाती है कि हमारे ट्यूशन सेंटर में से बेहतरीन बच्चे निकल रहे हैं, जबकि असल में वो बच्चा उस ट्यूशन सेंटर में कभी गया ही नहीं, और उस बच्चे को भी पैसे दे देकर खरीदा जाता है। वेद ठाकुर जी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, जय मां भवानी। और मैं तो हैरान होता हूं कि ये जो बच्चे हैं, इनके माँ बाप हैं, वो भी खुश हो जाते हैं, कुछ पैसा मिल रहा है उनको, वो सोचते हैं पैसा मिल रहा है, आने दो। पैसा ले लेते हैं, लेने के बाद अपने बच्चे की तस्वीर दे देते हैं कि लगाओ, जहां मर्जी चिपकाओ। वो भी चिपका चिपका के अपने ट्यूशन सेंटर को बड़ा बनाते हैं। आप जैसे जो फिर आगे मूर्ख माँ बाप हैं, वो अपने बच्चों को भी फिर उसी ट्यूशन सेंटर में भेजते हैं, क्योंकि आपके मन में तो ये भावना है कि मैंने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, मैंने अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना है। अब आपको तो यही लग रहा है ना कि ये ट्यूशन सेंटर बेहतरीन है, तो आप उसमें उसको अपने बच्चे को एडमिशन दे रहे हो। 4 से लेके 5-5 लाख रुपया जो माँ बाप है वो अपने बच्चों के ऊपर ट्यूशन में खर्च कर रहा है। आप सोच करके देखिए। शम्मी जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, जय मां भवानी। अपने बच्चे के ऊपर 5-5 लाख रुपए खर्च कर रहा है, और उसके बाद ये पेपर लीक हो गया। अब पेपर लीक कराने वाले लोग कौन है? उसमें भी बहुत सारा, इससे पहले भी जब पेपर लीक हुए तो बहुत सारा रिसर्च आई। उस रिसर्च में, रमिता जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, जय मां भवानी। उस रिसर्च में ये सामने क्या आता है कि जितने बड़े ट्यूशन सेंटर्स बने हुए हैं ना, जो बड़े बड़े ट्यूशन सेंटर्स हैं,
जो जैसे कोटा में चलते हों या इस प्रकार से चलते हों, ये क्या करते हैं, अपने बच्चों से लेते हैं ये 5-5 लाख रुपए। अब 5-5 लाख एक बच्चे से लिया, इनके ट्यूशन सेंटर में हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, तो कई सौ करोड़ रुपए हो गए। रचना जी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, जमा वानी। तो वो जो कई सौ करोड़ रुपए हुए, उसमें से चंद पैसे या मान लीजिए 2-4 करोड़ रुपए खर्च करके पेपर लीक करवा देते हैं, और वही पेपर अपने बच्चों को करवा देते हैं। और इसी प्रकार से इनके ट्यूशन सेंटर जो आगे से आगे चलते रहते हैं। जब ये जांच की जाती है कि ये ट्यूशन सेंटर के मालिक कौन है, तो आपको पता चलेगा उनका नेताओं के साथ कनेक्शन है। कहीं ना कहीं वो किसी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, या किसी नेता के साथ जुड़े हुए हैं, या किसी के रिश्तेदार हैं। तो ये पूरे का पूरा जो सिस्टम है, तो आपकी जेबें खाली करने का सिस्टम बनाया गया है, और तो कुछ नहीं है। बच्चों को तो इसमें कोई फायदा नहीं हो रहा, बच्चों की तो जिंदगी बर्बाद हो रही है। और मैं जैसे आपको पहले भी कह चुका हूं, एग्जामिनेशन की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप ले रहे हो एग्जाम पहले ही बच्चे का, कोई आवश्यकता नहीं इन एग्जाम्स की। लेकिन फिर भी इसको लगाया गया है। तो मैं ये डिमांड करता हूं सरकार से भी, सबसे, प्रशासन से, कि इस तरह के एग्जाम्स को रद्द किया जाए। जो परसेंटेज बच्चे की आ रही है स्कूल के अंदर, उसी को इस्तेमाल करके उसको डायरेक्ट एडमिशन दी जाए। फिर एक बात और आती है सीबीएसई के बारे में। अभी आप सबने सुना होगा, वो भी मामला बहुत गरमाया हुआ है, जहां पर सीबीएसई की मार्किंग स्कीम के ऊपर लोगों ने सवाल उठाए। ये कहा कि किस तरीके से जो है वो उस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने के बाद जब उसका पेपर को चेक किया जाता है, तो उसकी चेकिंग में बहुत बड़ी धांधली है। अब वो चेकिंग में धांधली किस प्रकार से आती है, देखिए कंपनी का नाम तो मुझे अच्छे तरीके से याद नहीं है, लेकिन सुनने में क्या आया, मैंने पूरी रिपोर्ट को ध्यान से सुना। तो सीबीएसई की जो बहुत पहले एक सिस्टम हुआ करता था, उसमें ऐसा है, जैसे मान लीजिए आपने एक अपना पेपर दिया, आपकी आंसर शीट कलेक्ट की जाती थी, आंसर शीट के ऊपर एक बार कोड लगा दिया जाता था, आपका नाम वगैरह हटा दिया जाता था, ताकि आपके नाम से पता ना चल पाए कि आंसर शीट किसकी है। चलो वो समझ में आता है, वो जरूरी भी था। ईश्वर सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, जय मां भवानी। यतीश जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, जय मां भवानी। जितेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, जय मां भवानी। तो वो जो आंसर शीट थी, उस आंसर शीट को फिजिकली चेक किया जाता था, यानी कि आपका जो आंसर शीट गई है, उस आंसर शीट की कॉपी को कुछ इन्विजिलेटर्स होते थे या जो एग्जामिनर्स होते थे, वो आपकी आंसर शीट को चेक करते थे, फिजिकली चेक करते थे, और एक एक आंसर को देख के उसके ऊपर नंबर देते थे। मार्किंग स्कीम जो थी, उसको कहा जाता था स्टेप बाय स्टेप मार्किंग, यानी कि कोई भी अगर आपने आंसर देना है तो उसको स्टेप बाय स्टेप तरीके से करना है, कि स्टेप 1 में आपने क्या किया, 2 में क्या किया, इसी प्रकार से आप आखिरी आंसर तक कैसे पहुंचे। वीना ठाकुर जी, जय मां भवानी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो ये जो तरीका था, ये सिस्टम था, इस सिस्टम को बदला गया इस सरकार के द्वारा। ये जो 2014 के बाद हमारी एक जबरदस्त सरकार आई, जब हमें आजादी मिली, सो कॉल्ड आजादी, जो बहुत लोग कहते हैं कि हमें आजादी 2014 के बाद मिली, तो एक सरकार आती है भारत देश के अंदर, वो इस नए सिस्टम को लागू करती है, उसका नाम देती है डिजिटल सिस्टम का, डिजिटल मार्किंग स्कीम। अब ये डिजिटल मार्किंग स्कीम क्या थी, आपने आंसर शीट किया, लिखा, अपने आंसर शीट को भरा, आपकी आंसर शीट गई सीबीएसई के पास, सीबीएसई क्या करता है, आपका नाम हटा करके बारकोड लगाया, वो वहां तक सब कुछ सेम है। उसके बाद आपकी आंसर शीट को स्कैन किया जाता है, आपकी आंसर शीट स्कैन होती है, उसके बाद उसकी डिजिटल कॉपी बन जाती है, और उस डिजिटल कॉपी के ऊपर मार्किंग की जाएगी। ये एक मेथड इन्होंने नया तैयार किया। अब यहां तक सुनने में आपको सही लग रहा होगा कि इसमें गलत क्या है, गलत यहां तक नहीं है, इसके बाद सब कुछ जो मेन धांधली है उसके बाद शुरू होती है। सुनने में क्या आता है, और मैंने देखी रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में ये बात कही गई कि 2 कंपनीज थी, उनको ये टेंडर जो है टेंडर खोला गया कि डिजिटल करने के लिए, कॉपीज को डिजिटल बनाने के लिए एक टेंडर खोला गया। अब वो टेंडर के लिए पहले टीसीएस ने उस टेंडर को अप्लाई किया था, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो कंपनी है, उसने इस टेंडर को भरा था। बहुत समय तक उन्होंने टेंडर खुला रखा, कोई और कंपनी इस टेंडर के लिए आवेदन ही नहीं देती है, केवल टीसीएस ही उसको आवेदन दे रही थी। अब इन्होंने शायद किसी कंपनी को फायदा पहुंचाना था, इसीलिए इन्होंने टीसीएस को डायरेक्टली टेंडर नहीं दिया। देखिए टेंडर का भी एक रूल है कि अगर आपने एक टेंडर बनाया है, उस टेंडर के अंदर आपने कुछ रिक्वायरमेंट रखी हैं, तो जो भी कंपनी उस रिक्वायरमेंट को पूरा करेगी, आप उस कंपनी को टेंडर देंगे, ये तरीका होता है। लेकिन अगर आपने टेंडर की रिक्वायरमेंट रखी, उस टेंडर की रिक्वायरमेंट पे केवल टीसीएस ने उस टेंडर के ऊपर अप्लाई किया, तो टीसीएस को ये टेंडर मिल जाना चाहिए था, क्योंकि कोई और कंपनी सामने ही नहीं आई। लेकिन सरकार क्या करती है, टीसीएस को टेंडर नहीं देती, इंतजार करती है, फिर ये टेंडर को बदलते हैं, उसकी भाषा को बदलते हैं, उसमें कुछ कुछ चीजों के ऊपर बदलाव करते हैं। एक बदलाव जो उन्होंने बहुत जरूरी था, उसको कर दिया, जो एक जरूरी बिंदु होना चाहिए था, वो था कि जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हो, तो उसका एक रेजोल्यूशन होता है। रेजोल्यूशन का मतलब कि कितना साफ वो डॉक्यूमेंट होगा, स्कैन करने के बाद कितनी सफाई से आप उसको देख सकते हो, उसमें जो आपने लिखा है उसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो या नहीं पढ़ सकते हो। तो उसके लिए एक रेजोल्यूशन उन्होंने रखी थी, मिनिमम शायद 300 डीपीआई की रेजोल्यूशन रखी थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, उसको घटा करके 200 पे लेकर के आ गए,
और इसमें पहले ये था कि रोबोटिक स्कैनिंग होगी, जो भी स्कैनिंग होगी वो रोबोटिक मशीनरी द्वारा होगी। लेकिन अब उन्होंने क्या कर दिया, रोबोटिक हटा करके केवल स्कैनर लिख दिया। अब चाहे तो आप मोबाइल से स्कैन करिए, चाहे आप किसी भी चीज से स्कैन करिए, केवल 200 की रेजोल्यूशन चाहिए तो कोई भी उसको स्कैन कर सकता है। अब वो जो स्कैन कर दिया उससे क्या हुआ, एक तो रेजोल्यूशन गिर गई, मतलब सफाई गिर गई। वो आंसर शीट के ऊपर जो आंसर लिखा है उसको ढंग से आप पढ़ ही नहीं सकते, तो मार्किंग आप क्या करोगे, खाक करोगे जब उसको पढ़ ही नहीं पा रहे। और उसको कोई भी कर सकता है। तो एक और कोई कंपनी थी टीसीएस के अलावा, उसने फिर इसके ऊपर टेंडर डाला और इन्होंने उस दूसरी कंपनी को टेंडर दिया। अब सोच करके देखिए, समझने वाली बात है, क्या इन्होंने टेंडर को जानबूझ करके बदला ताकि उस दूसरी कंपनी को टेंडर मिलता? यही कारण होगा, अदरवाइज क्या कारण था उसको बदलने का, कोई कारण ही नहीं था। फिर इन्होंने उसको कर तो दिया, चलिए उसको भी डाल दिया सीबीएसई के अंदर, और उससे क्या होता है, मार्किंग स्कीम पूरी तरह से हिल जाती है। अब सही रूप में जब मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको आंसर शीट दिख ही नहीं रही है, तो कोई टीचर उसके ऊपर मार्किंग कैसे करेगा? आप बताइए मुझे, कोई एग्जामिनर उसको कैसे चेक करेगा? चेक ही नहीं कर पाएगा वो। अगर मान लीजिए वो चेक कर भी लेता है, तो वो जो स्टेप बाय स्टेप मार्किंग है, वो उसका पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो हिल जाता है। और इसी वजह से बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर बच्चों ने ये सवाल उठाए हैं और उन्होंने अपनी आंसर शीट को मंगवाया है सीबीएसई से, जब उन्होंने रीवैल्यूएशन करवाई है कि भाई हमारी आंसर शीट तो पढ़ी भी नहीं जा रही और हमारी आंसर शीट में मार्किंग गलत की गई है, जहां मार्किंग गलत है उसको ठीक किया जाए। दूसरा, टोटलिंग भी गलत की है, एक तो मार्किंग पहले गलत कर दी, उसके बाद टोटल भी गलत कर दिया। यानी किस प्रकार के ये लोग हैं, इनसे एक आंसर शीट भी चेक नहीं होती, इनसे अभी तक कोई सिस्टम ये तैयार ही नहीं हुआ कि आंसर शीट को ठीक किया जा सके। अब आप खुद सोचिए। शर्मिष्ठा जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, जय मां भवानी। एक सवाल जो मैं और इसी के साथ पूछना चाहता हूं, और आप सब लोग इस बारे में सोचिए, ये सवाल मेरा आप सब लोगों से है जो अभी जुड़े भी हुए हैं, वो भी इसको एक बार जरूर सोचिएगा, दिल पर हाथ रख के जवाब दीजिए। ये जब आप बताइए, भारत देश के पास क्या पैसे की भी कमी है कोई? जब ये अपना प्रचार करना होता है इनको, जब इनको अपना जगह जगह पोस्टर लगाने होते हैं, जब इनको टीवी चैनलों पे अपनी एडवर्टीजमेंट चलानी होती है, जब पूरा पूरा मीडिया खरीदना होता है, जब सोशल मीडिया के ऊपर मीम्स चलाने होते हैं, या फिर इनको रैलियां करनी होती हैं, सड़कों के ऊपर उतरते हैं, लाखों की तादाद में सड़कों के ऊपर उतरते हैं, जब ये भाषणों की जो अंबार है हमारे सर के ऊपर दे मारते हैं, और जब ये लाखों करोड़ों रुपया एक चुनाव के अंदर खर्च कर देते हैं, तो ये पैसा कहां से आता है? ये पैसा आप ही की जेबों से इकट्ठा किया हुआ पैसा है ना। तो जब ये वहां पर पैसा खर्च कर सकते हैं, तो किसी एग्जामिनेशन को फुल प्रूफ बनाने में, या किसी एग्जामिनेशन को बेहतर बनाने में, या कोई रोबोटिक मशीनरी का इस्तेमाल करने में, या कंप्यूटराइज चेकिंग करने में इनको आफत क्या है, इनको दिक्कत क्या है? ये वहां पर पैसा क्यों नहीं खर्च कर सकते? हमारा जो बजट की अगर आप बात करो, तो बजट हमेशा एजुकेशन को कम दिया जाएगा, क्यों? एजुकेशन को इंप्रूव करना ही तो जरूरी है। अरे शिक्षा का स्तर अगर आपके देश का बेहतर होगा, तभी तो बेहतर लोग आपके देश से निकलेंगे, तभी तो आपका जो देश है आगे बढ़ेगा। तो शिक्षा में आपकी जो है बजट हमेशा कम, डिफेंस में बजट हमेशा कम। यानी कि आप चाहते ही नहीं हो कि आपका जो देश है वो बचा रहे, आप चाहते ही नहीं हो कि आपके जो देश के युवा है वो आगे जाएं, आप चाहते ही नहीं हो कि आपके देश के जो बच्चे हैं वो अच्छे तरीके से पढ़ें, सही सिस्टम में पढ़ें, सही सिस्टम में उनकी मार्किंग हो, सही सिस्टम से उनको नंबर दिए जाएं और उनके अंदर कोई ज्ञान डाला जाए। आप चाहते ही नहीं हो। अगर आपकी वो चाहत होती, तो वो चाहत धरातल पे दिखती, वो आपके फैसलों में दिखती, जहां पर सरकार पैसा खर्च कर रही है उसमें दिखती। वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शन हुआ, हजारों करोड़ रुपया उस पर लगा दिया गया, हजारों करोड़ रुपया। भारत देश के अंदर इलेक्शन होता है, लाखों करोड़ रुपया इलेक्शनों में खर्च कर दिया जाता है। एक हमारा ही ऐसा देश है पूरी की पूरी दुनिया के अंदर, जिसके अंदर आए दिन इलेक्शन हो रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन हमारे देश में इलेक्शन नहीं होता। हर स्तर पर, छोटे स्तर पर आप देख लो या बड़े स्तर पर देख लो, इलेक्शन हो ही रहे हैं। लगातार इलेक्शन हमारे देश के अंदर हो रहे हैं। पूरा पूरा देश जो बर्बाद करके रखती है। जब देखो प्रचार, जब देखो प्रचार, जहां देखो वहां पोस्टर लगे हुए हैं, जहां देखो वहां फोटो चिपकाई हुई है। मजाक बना करके रख दिया इस पूरे के पूरे देश का। और वो जो मजाक है वो बच्चों का मजाक बन रहा है, वो आपके बच्चों का बन रहा है, उनके भविष्य का मजाक बन रहा है, और किसी का मजाक नहीं है इसमें। और आप लोग जो जितना मर्जी आप चाहो मुझे गाली दे देना इस वीडियो के ऊपर, जितना मर्जी आप चाहे मुझे गलत कह लेना इस वीडियो के ऊपर, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से हूँ, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी से हूँ, इसलिए आप लोगों को दर्द हो रही होगी। लेकिन जिसको भी ये दर्द हो रही है उसको होती रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सच्ची बात यह है, आप समझिए। केडी शास्त्री जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आपने कहा शास्त्री टीचर की प्रॉब्लम, देखिए टीचर की प्रॉब्लम भी है। अब टीचर्स में आप सही बोल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट के टीचर्स रखते हैं ये सरकारी स्कूलों के अंदर, उनको पूरी तनख्वाह नहीं दी जाती, परमानेंट नहीं उनको किया जाता।
जहां पर जितने टीचर्स की जरूरत है वहां पर उतने टीचर मौजूद नहीं है, और उन जो टीचर मौजूद भी हैं उनको तो इलेक्शन में ड्यूटियों में लगा के रख लिया जाएगा, हर वक्त तो इलेक्शन ड्यूटी पे रहते हैं बेचारे, तो पढ़ाएंगे क्या वो? ना वो ढंग से, वो उनको स्किल इंप्रूवमेंट कुछ नहीं है, टीचरों की कोई स्किल इंप्रूवमेंट नहीं है, टीचर्स को कहीं फॉरेन में नहीं भेजा जाता स्किल इंप्रूवमेंट के लिए, या फिर उनको अलग अलग तरीके से कोई उनकी ट्रेनिंग्स नहीं की जाती है। तो कुछ भी नहीं है ऐसा जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करे। मैं वही कहना चाह रहा था कि बजट की अगर आप बात करो तो एजुकेशन को इतना कम बजट दिया गया है कि उससे आपके एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव ही नहीं किया जा सकता, और उस बजट के अंदर भी उस बजट का इस्तेमाल भी गलत तरीके से किया जाता है। सरकारी स्कूलों में तो बहुत ही बुरे तरीके से किया जाता है, प्राइवेट में तो उनके अपने ही लोग हैं जिनके प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं। बहुत से ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जो आप उनकी भी जांच कीजिएगा, आपको पता चलेगा इनके खुद के रिश्तेदारों के कितने प्राइवेट स्कूल हैं और वो आपकी जेब से कितना पैसा निकाल रहे हैं, कभी उसकी भी जांच कीजिएगा। कई हजार करोड़ रुपए का तो ये पूरे का पूरा सिस्टम काम कर रहा है, पूरी पूरी धांधली चल रही है। ये एक ऐसा स्कैम एजुकेशन सिस्टम के अंदर चल रहा है जिसको रोकने की जरूरत है। और राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी तो हर वक्त ये बात करती है आई है कि वो एजुकेशन सिस्टम के अंदर रिफॉर्म लेकर के आएगी, बदलाव लेकर के आएगी, उसको इंप्रूव करेगी। हम तो हमेशा बोलते हैं कि हम स्किल बेस्ड एजुकेशन को इंप्रूव करेंगे, एजुकेशन के अंदर स्किल्स को लेकर के आएंगे ताकि आप नई से नई स्किल सीखो, नई नई चीजों को सीखो, साइंस टेक्नोलॉजी को हम लेकर के आएंगे। लेकिन वो कैसे होगा? वो होगा जब हम पावर में होंगे, ऐसे बैठ करके तो बात करने से नहीं होगा। प्लान है हमारे पास, बढ़िया से बढ़िया प्लान है, लेकिन उसको तभी लागू किया जा सकता है जब तक हम पावर में आए और पावर में आकर के उसको चेंज करें। अगर पावर में आकर के चेंज नहीं कर पाएंगे तो दूर बैठ करके हमारी बात को कोई सुनेगा ही नहीं, कोई सीरियसली नहीं लेगा। ये सच्ची बात है। रामलाल जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय मां भवानी। एजुकेशन सिस्टम बकवास है हिमाचल प्रदेश का, आप ये कह रहे हैं। मैं कहता हूं पूरे भारत देश का एजुकेशन सिस्टम बकवास है। अगर आप इस एजुकेशन सिस्टम को बाहर किसी भी देश में लेकर के जाओ, उसकी कोई मांग नहीं है, कोई डिमांड नहीं है। बाहर आके आपको अलग से पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप बाहर आके नहीं पढ़ेंगे, बाहर के देश में आपको कोई मान्यता नहीं दी जाएगी। आपको बाहर के देश से डिग्री हासिल करनी होगी, उसके बाद भी आपको मेहनत करनी होगी, मेहनत के बाद आपको नौकरी मिलेगी। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने भारत देश से पढ़ाई की आपको डायरेक्ट नौकरी मिल गई, वो ऐसा नहीं हो रहा है। केवल और केवल आईआईटी और आईआईएम से निकले हुए जो बच्चे हैं उनको फिर भी बाहर के देशों में नौकरी मिल रही है, लेकिन डायरेक्ट नहीं मिल रही। कंपनी इंडिया में ही है उनकी, इंडिया से ही उनको रिक्रूट किया जाता है, इंडिया से फिर उनको फिर बाद में भेजा जाता है बाहर के देशों में कुछ कुछ समय नौकरी करने के बाद। तो ये तरीका है, उस तरीके से काम हो रहा है। लेकिन आईआईटी आईआईएम में फिर भी है, बाकी सब जगह तो बहुत बुरा हाल है, बहुत ही ज्यादा बुरा हाल है। और आईआईटीज में भी मैं गया हूँ, बहुत आईआईटीज के प्रोफेसर से भी मिला हूँ। सच्ची बात यह है कि वो भी क्या करते हैं, अब ये बोलने की बात है तो बोल ही देता हूँ, वो भी क्या करते हैं कि खुद तो जो उन्होंने पढ़ाना है वो तो बहुत कम पढ़ाएंगे, क्योंकि वहां पर बच्चे ही ऐसे गए हैं जो आप समझ लीजिए कि क्रीम है। क्रीम का मतलब है जो 90% से भी ज्यादा अंक लेने वाले बच्चे हैं, वो बच्चे गए हैं जो खुद से मेहनती हैं। तो ये उन बच्चों को बस टारगेट दे देंगे कि अब आज तुमने ये फलानी पढ़ाई करनी है, आज तुमने फलाने जो है उसकी असाइनमेंट बनानी है, इसके ऊपर ये आंसर शीट बनाओ, इसके ऊपर ये क्वेश्चन बनाओ। बस वो यही करते रहते हैं बेचारे, और उसको कर करके लगातार उस चीज को कर करके किताबी कीड़े बन जाते हैं वो, मतलब पूरी तरीके से किताब उनको याद हो जाती है। ये तरीका उन्होंने अपनाया, लेकिन अपनी तरफ से कोई पढ़ाई में कोई ज्यादा योगदान नहीं है उनका भी। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि 100% नहीं है, पर उतना ज्यादा नहीं है जितना होना चाहिए, जितना प्रेस्टिजियस या जितना बढ़िया एक आईआईटी इंस्टीट्यूशन होना चाहिए और जितना बढ़िया एक आईआईएम का इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, उतने बढ़िया तरीके से नहीं है सब कुछ। और उसके बावजूद भी जो वहां से बच्चे पढ़ रहे हैं, जो स्कॉलरशिप्स ले रहे हैं, वो भारत देश में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे। स्कॉलरशिप लिया, बाहर भाग गए। यानी स्कॉलरशिप दे भारत देश, लेकिन ये जाए बाहर। देखिए, बाहर से आपको स्कॉलरशिप मिल रही है तो ठीक है, आप बाहर से ले रहे हो वो अलग बात है, लेकिन आपका देश आपको दे रहा है, उसके बाद आप बाहर भाग रहे हो, अपने देश में कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं। कम से कम इतना तो रखो कि 3 साल तक अपने देश में काम करना पड़ेगा, कम से कम इतना तो रखो। जब इतना पढ़ा रहे हो, इतना पैसा खर्च कर रहे हो, सरकार का इतना पैसा जा रहा है, आपके टैक्स का पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है, तो कम से कम कुछ फायदा तो वो वापस समाज को दे करके जाएं। लेकिन वो भी नहीं है। भाई जो बात आप बोल रहे हो, बात 10% लोगों को समझ आ रही है होगी, और उस प्रदेश में जो शिक्षा के मामले में 2 नंबर। बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं। देखिए, मेरी बात कितने लोगों को समझ आ रही है पिंटू जी, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि सबको समझ में आए। मेरा हमेशा यही कोशिश रहती है कि लोगों को ये बात दिमाग में उनके उतरे, दिल में उनके उतरे कि आज जरूरत है हिमाचल प्रदेश को तीसरे विकल्प की। बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के पीछे बहुत भाग लिए आप लोग, बहुत बेवकूफ बना लिया लोगों ने आपका, लेकिन आप शायद अपने बच्चों के लिए भी काम नहीं करना चाहते। प्रॉब्लम तो वहां आकर के खड़ी हो जाती है।
इन पार्टियों को बचाने के चक्कर में, मुझे गाली देने के चक्कर में आप ये भी भूल गए हैं कि आपके बच्चों का भविष्य जो है वो अंधकार की तरफ जा रहा है। और हम एज ए राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी, हम एक पार्टी के रूप में ये भविष्य बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज आप नहीं समझ रहे हैं। अगर नहीं समझना चाहते तो उसके लिए देखिए पिंटू जी, कोई क्या ही कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा बोल ही सकते हैं, बाकी जिसको जो करना है वो करे। समझदारी सबकी अपनी है। जो 2 नंबर का काम करेगा वो 2 नंबर का करेगा, उसको वो 2 नंबर का काम पसंद आता है, उसको पहले नंबर में आना ही नहीं है। चक्कर ये है। और रमिता जी कह रहे हैं दूर दराज के क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा केंद्र बंद किए गए, जो कि चिंताजनक है। बिल्कुल चिंताजनक है। छोटे बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होती है। बिल्कुल ठीक बोला रमिता जी आपने। दूर दराज के जो क्षेत्र हैं, खास तौर पे जो बीहड़ इलाके हैं, कोई ऐसे इलाके जहां पर अभी भी बस की सेवा भी सही तरीके से उपलब्ध नहीं है। बहुत से ऐसे सिरमौर में भी इलाके हैं जहाँ पे अभी पूरी तरीके से बस सेवा भी उपलब्ध नहीं है। 1 या 2 बस चलती है ज्यादा से ज्यादा दूर दराज के गाँव में। वहां पर यह कह करके शिक्षा संस्थान बंद किए गए कि वहां पर 1 या 2 ही बच्चे आते हैं, कम बच्चे आते हैं, टीचर ज्यादा है और बच्चे कम है। कई जगह पे ये कह दिएगा कि बच्चों की संख्या ही नहीं है, एडमिशन ही नहीं है, इस वजह से स्कूल बंद कर दिए गए। कोई ऐसी सुविधा जो देखेंगे गांव के अंदर नहीं है जहां पर कोई ऐसी कम्युनिटी बेस्ड बस सर्विस हो जो सुबह और शाम चलती हो, जिसमें बच्चों को स्कूल ले जाया जाता हो या वापस स्कूल से घर पहुंचाया जाता हो। इस तरह की भी सेवा उपलब्ध नहीं है। समझने वाली बात वही आ जाती है कि नेताओं की प्रायोरिटी क्या है। नेताओं की प्रायोरिटी ना, या नेताओं की प्राथमिकता आपको अच्छी सुविधा देना नहीं है। नेताओं की प्राथमिकता आपके बच्चों को शिक्षा देना नहीं है। नेताओं की प्राथमिकता है कि आपके बच्चे अनपढ़ रहें, आप अनपढ़ रहें, आप मूर्ख रहें। जितना मूर्ख रहेंगे, जितना अनपढ़ रहेंगे, जितना आप गरीब रहेंगे, उतना ही आपको दबाना आसान है, उतना आपको बेवकूफ बनाना आसान है, उतना आपको इलेक्शन के समय पर खरीदना आसान है। इसी वजह से ये बार बार ये काम करते हैं। साथ ही साथ इनकी जो प्राथमिकता है वो अपनी पार्टियों को बड़ा करने की है। हजारों करोड़ रुपए की पार्टी बना दी, ठीक है, इस तरीके से अपने आप को बड़ा करते जाना, भ्रष्टाचार करते जाना। लेकिन अगर इनकी प्राथमिकता आपके बच्चों के लिए होती तो ये इस तरीके का काम कभी नहीं करते। कभी ये नहीं कहते कि एक बच्चा है इसलिए स्कूल बंद होगा। अगर एक भी बच्चा पढ़ने वाला है, ये कहा जाता था कि अगर एक भी बच्चा पढ़ने वाला है तो स्कूल खुलना चाहिए। मेरा ये मानना है, हमारी पार्टी का भी ये मानना है कि अगर किसी भी क्षेत्र में एक भी बच्चा ऐसा है जिसे पढ़ाया जा सकता है, एक भी बच्चा ऐसा है जिसको शिक्षा दे करके उसको उन्नत बनाया जा सकता है, तो वहां पर स्कूल होना चाहिए। ये सच्ची बात है। आज तो ऑनलाइन सिस्टम है। काइंडली अपडेट योर कॉन्टेक्ट नंबर। किस चीज में कॉन्टेक्ट नंबर की आप बात कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मेरा कॉन्टेक्ट नंबर तो वही है। मैं तो इंग्लैंड में हूं तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर वही है। क्षत्रिय पवन ठाकुर, जय मां भवानी, बिल्कुल सही बात। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यही बात है, जो मेन बात आपको समझाना चाह रहा हूं मैं, कि सीबीएसई के अंदर भी जो धांधली हो रही है वो भी क्या दिखा रही है, वो यही दिखा रही है कि बच्चों की तरफ ध्यान नहीं है, एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं है, इंप्रूवमेंट की तरफ ध्यान नहीं है, स्तर नहीं बढ़ाना है इन्होंने। आज भी मैं गांव में जाता हूं हिमाचल प्रदेश के, देख करके हैरान होता हूं कि अभी तक जहाँ तो सड़कें पूरी ढंग से बनी है, अगर बनी भी है तो टूटी फूटी है, पूरे एंड टू एंड नहीं बनी हुई है। स्कूलों की हालत देखो तो वही पुराने स्कूल हैं, उनको इम्प्रूव नहीं किया गया है। साइंस टेक्नोलॉजी की उसमें कोई बात नहीं की जा रही है। इनोवेशन की तो बात बिल्कुल भूल ही जाइए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात आप भूल ही जाइए। इंडस्ट्री लगाने की बात आप भूल ही जाइए। तो बच्चों को कुछ सिखाया ही नहीं जा रहा है। बच्चों को बस वही किताब है, उसको रटाए जाओ, दिन भर उसको रटाए जाओ, बाद में उसके 5 बार एग्जाम ले लो, और उसके बाद जब बच्चा +2 में पहुंच जाए इसी प्रकार से पढ़ते पढ़ते, तो उसके बाद उसको कहो कि नहीं अब एक और एग्जाम दे, फिर उस एग्जाम को भी लीक कर दो। उसके बाद अगर बच्चा गलती से पहुंच भी गया एमबीबीएस करने के लिए, या मान लीजिए इंजीनियरिंग में, तो पढ़ाई इतनी मुश्किल बना दी गई है वहां के अंदर, वहां पर भी बच्चे जो आत्महत्याएं कर रहे हैं। और ये जो इतनी आत्महत्याएं हो रही हैं बच्चों की, जो नीट के एग्जाम के दौरान भी हुई है अभी, उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार उसकी जिम्मेदारी कब लेगी, आप बताइए। क्या किसी नेता ने सामने आकर के ये कहा कि भाई मेरी जिम्मेदारी है, मेरी गलती है, मैं माफी मांगता हूं आप सबसे और मैं इसको दोबारा से ठीक करूंगा? बोला किसी ने? चलिए हम कहते हैं कि आप मान लीजिए आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो क्या आपकी पार्टी ने ये कहा कि भाई हमारी गलती है, हमारे सरकार के समय पे हुआ, हम इसको ठीक करेंगे? बोला आपकी पार्टी ने? जाओ बात करो, पूछो, कोई बोलता है? नहीं बोलेगा। मान लीजिए आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, आप पूछे अपनी कांग्रेस पार्टी से कि आपके समय पर इतने पेपर लीक हुए, इतने लोगों ने जो जाने दी, उसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? ले रहा है कोई? क्या कोई भी नहीं ले रहा। सच्ची बात यही है, यही गड़बड़ है। अब देखिए इन सब चीजों से आहत होकर के जेन जी खड़ा होता है, कॉकरोच जनता पार्टी बनी। अब उसके ऊपर आ जाते हैं, वो बात भी कर लेते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी बनती है, कॉकरोच जनता पार्टी अनाउंस करती है कि हम दिल्ली में आएंगे, हम धरने प्रदर्शन करेंगे। आए, उन्होंने सब कुछ किया, वो ठीक है, वो बीच में खत्म भी हो गया। लेकिन ये जो सब चीजें हैं,
ये क्यों हुई? ये इसलिए हुई कि आपने बच्चों को इतना तंग कर दिया, आपने लोगों को इतना तंग कर दिया कि लोग मजबूर होकर के उनको ये पार्टी बनानी पड़ी। उसके बावजूद भी आप कहते हैं कि जो मेरा जो देश है वो आगे बढ़ रहा है। इतनी मूर्खता। और आज की सरकार के अंदर इतनी मूर्खता क्यों है, इतनी एरोगेंस क्यों है, क्यों अपने इतना ईगो है उनके अंदर, इतना अहंकार क्यों है कि उनको यही लग रहा है कि हम देश को आगे लेकर के जा रहे हैं। अगर इतने लोग परेशान हैं तभी तो कोई नई पार्टी बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। भाई क्यों कर रहा है? क्योंकि आपने उनको सशक्त नहीं बनाया, क्योंकि उनको आपने सही से फैसिलिटी नहीं दी। अगर आपने उनको सही से फैसिलिटी दी होती, अगर आपने उनको सही बिल्कुल शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधा अगर सही होती, बेहतर होती, तो क्यों नहीं वो जो लोग हैं वो खुश रहते? क्या जरूरत उनको, आफत क्या पड़ी थी खुद को कॉकरोच बुलाने में? आफत क्या पड़ी थी खुद की पार्टी बनाने में? कोई आफत नहीं थी। वो आफत इसीलिए आई क्योंकि आप लोगों ने उसको वहां तक धकेला। पहली बात। दूसरी बात, ये भारत देश है, भारत देश के अंदर सबको ये राइट है कि कोई भी अपनी पार्टी बना सकता है, कोई अपने विचार रख सकता है, अगर वो सही तरीके से करे, सही ढंग से करे। किसी को कोई रोक नहीं है। और हम राष्ट्रीय भूमि पार्टी होने के नाते भी हम किसी किसी भी व्यक्ति को ये नहीं कहेंगे कि तुम अपनी पार्टी ना बनाओ। हमें उससे, देखिए, हमें उससे कोई ना ईर्ष्या है ना द्वेष है। उनको जो बनाना है बनाएं, उनको जिस तरीके से काम करना है करें, लेकिन केवल एक ही बात हम करते हैं पार्टी के रूप में भी और स्वयं व्यक्तिगत रूप से भी एक ही बात करते हैं, जो काम करेंगे सही ढंग से काम करिए, ईमानदारी से काम करिए, कानून में की दायरे में रहते हुए करिए, और अपने देश को आगे ले जाने के बारे में सोच के करिए। भ्रष्टाचार के उससे मत करिए या किसी लालच से मत करिए। रमिता जी ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा से बहुत ज्यादा पिछड़ गए हैं हम लोग। बिल्कुल ठीक बोला आपने। शिक्षा में तो पिछड़े ही पिछड़े हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं में भी हम पिछड़ गए हैं, बहुत ज्यादा पिछड़ गए हैं। मैं तो, आप शिक्षा स्वास्थ्य की बात करें रमिता जी, हम हर हर जगह पर हम पिछड़े ही हुए हैं। ये देश पिछड़ गया है और मुझे बहुत तकलीफ होती है आपको ये कहते हुए, लेकिन ये जो देश है बर्बादी की तरफ जा रहा है, अंधकार की तरफ जा रहा है, और बहुत तेजी से जा रहा है। लगातार फुल स्पीड उसने पकड़ी हुई है, पूरी स्पीड में वो जो है अंधकार की तरफ जा रहा है, बर्बाद हो रहा है। बच्चे जो हैं वो भारत देश को छोड़ेंगे, छोड़ करके बाहर जाने पर मजबूर हैं। ये सच्ची बात मैं आपको बोल रहा हूं। हिमाचल प्रदेश के अंदर तीसरा विकल्प मौजूद है। आप सब लोगों को तीसरा विकल्प राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के रूप में मिल रहा है, आपके अपने लोगों ने बनाया हुआ है। आपकी की जो भूमि से जन्मा है, ये पार्टी वहां से जन्मी है। तो इस पार्टी का साथ दे करके आप बदलाव ले करके आ सकते हैं। कम से कम हिमाचल प्रदेश को तो बदल सकते हैं। एक जगह से तो बदलाव शुरू कीजिए। जब एक जगह से बदलाव शुरू होगा तो पूरे देश में उसका डंका बजेगा, पूरे देश में उसकी मांग उठेगी। आपको समझनी चाहिए इस बात, ये बात आप समझ ही नहीं रहे हैं। फिर इसी तरह से आप देखते रहेंगे, कोई कॉकरोच जनता पार्टी बना देगा, कोई किसी प्रकार से कोई और जनता पार्टी बना के खड़ा हो जाएगा। थोड़े दिन वो ड्रामा चलेगा, फिर उसको दबा दिया जाएगा, कुचल दिया जाएगा, वो ड्रामा बंद हो जाएगा, आप लोग भूल जाएंगे। भूलने के बाद फिर बड़ी पार्टियों के आगे पीछे दौड़ेंगे, फिर आप दौड़ते रहिए। उसके बाद फिर आपके बच्चे जो है उसी तरीके से धांधलियों का शिकार होंगे, उसी तरीके से बर्बाद होंगे। निखिल जी कह रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। बाहर कौन सा अब वीजा लगता है इंडियंस के? ऐसा तो नहीं है कि वीजा नहीं लगता निखिल जी, लगता है, लेकिन उसका तरीका है, वीजा लगाने का भी एक तरीका है। देखिए, गलत तरीके से कोई जाएगा तो वीजा नहीं मिलेगा, सही तरीके से जो जाएगा वीजा उसको मिलेगा। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि हमारे देश के अंदर ऐसी क्यों कमी है कि बच्चे जो है वो बाहर जाएं। किसी कमी से आप मत जाइए। आप कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं, या अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए जा रहे हैं, या फिर आप कुछ ऐसा करने के लिए जा रहे हैं कि कुछ सीख के आप वापस अपने देश में लेकर के आना चाहते हैं, तब तो आप बाहर जाइए। तो पूरे शौक से जाइए, पूरी खुशी के साथ जाइए, या अपने शौक से भी अगर आप जा रहे हैं तो भी बात है। लेकिन किसी मजबूरी से, किसी दिक्कत की वजह से, किसी परेशानी की वजह से अगर आप बाहर जाते हैं, बाहर के देश में जाते हैं, तो ये शर्म की बात है। और भारत देश के ज्यादातर लोग वो किसी ना किसी मजबूरी की वजह से बाहर जा रहे हैं। कुछ, किसी को तो पैसा कमाने की मजबूरी है कि अपने देश में नौकरी नहीं मिली, किसी को रोटी खाने की मजबूरी है कि यहाँ रोटी नहीं मिल रही, किसी को ये मजबूरी है कि अगर मैं जाऊंगा मेहनत करने तो मेरे पीछे जो 4 मेरे भाई बहन होंगे, मैं उनको पढ़ा पाऊंगा अच्छे तरीके से, या मैं उनकी जिंदगी बेहतर कर पाऊंगा, तो वो बेचारा मजदूरी करने जा रहा है बाहर के देश में। कोई इसलिए जा रहा है कि उसको कानून व्यवस्था ने तंग कर दिया था हमारे देश की, किसी को भ्रष्टाचार ने तंग कर दिया था। तो ये जो पूरे का पूरा जो सिस्टम है जो तंग करता है एक आम आदमी को, वो तंग होने की वजह से अगर कोई बाहर जाता है ना निखिल जी, तो वो हमारे लिए जो है ज्यादा शर्म की बात है। आपका सवाल बहुत अच्छा है, आपकी बात बहुत अच्छी है, लेकिन उसका कारण कुछ और है। तो अगर कारण सही होगा तो सब सपोर्ट करेंगे, सब खुश होंगे, लेकिन कारण अगर गलत होगा तो वो शर्म की बात होगी। अब यही शर्म की बात माफ कीजिएगा, यही शर्म की बात जो है वो खान सर के मामले में दिखती है।
अब खान सर का मामला भी आप सबको पता चल गया होगा कि खान सर को पकड़ लिया गया है, या उनको पकड़ने की तैयारी है, मुझे पूरी डिटेल तो मालूम नहीं है। उनके कोचिंग सेंटर के बाहर जो है लड़ाई झगड़ा होता है, कुछ फायरिंग होती है, उसके बाद कहते हैं जी खान सर ने करवाई, उठाया, ले जाने की तैयारी। अब उनको ले जाने की तैयारी इसलिए हो रही है क्योंकि वो बेचारा व्यक्ति बहुत समय से मुफ्त में एजुकेशन भी दे रहा था, कम पैसे में भी एजुकेशन दे रहा था, गरीब आदमी को भी पढ़ा रहा था, ऑनलाइन भी उसकी क्लासेस अच्छी चल रही थी। अब उसने अपनी ऑनलाइन क्लासेस चला के गरीबों को पढ़ा करके, कम पैसे में पढ़ा करके भी वो व्यक्ति अमीर बन गया। सोचिए, उसके बावजूद भी, इतना सब करने के बाद भी वो अमीर हो गया। अब अमीर हो गया, उसका कोचिंग सेंटर भी ज्यादा चल गया, तो लोगों को दर्द हो गई, तकलीफ हो गई। लोग देखिए ईर्ष्या भी करते हैं, जेलस भी फील करते हैं लोग, वो सब भी चल रहा था। और बाकी जो कोचिंग सेंटर हैं जो धांधली बना करके बैठे हुए हैं, जो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि किस तरीके से कोचिंग सेंटर एक धांधली बनाकर बैठे हैं, जो कोचिंग सेंटर धांधली बना करके बैठे हैं, जो लूटने के लिए बैठे बैठे हुए हैं, उनको भी तकलीफ होने लग गई। वो भी उनके खिलाफ बहुत समय से प्लानिंग कर रहे थे। तो उसी प्रकार की कुछ प्लानिंग थी उनके कोचिंग सेंटर को तंग करने की, या उनको बंद करने की, या उसको किसी तरीके से तोड़ फोड़ने की, कुछ उसकी प्लानिंग तो थी, जो वहां पर दिख भी रही है वीडियो के अंदर। लेकिन उसके बाद क्या किया गया, एक्शन क्या लिया गया? भाई अगर दो गुटों में झगड़ा हुआ तो दोनों गुटों को पकड़ोगे कि आप एक ही गुट को पकड़ोगे? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, मान लीजिए दो गुटों का झगड़ा है, दो व्यक्तियों का झगड़ा है, किसको पकड़ोगे आप? दोनों को पकड़ के ले जाओगे ना पूछताछ के लिए। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। उसके बावजूद भी उन्होंने जानबूझ करके खान सर के ऊपर जो है ये इस तरीके का इल्जाम लगाया। अब खान सर तो वहां मौजूद भी नहीं थे जहां झगड़ा हुआ, वो तो वहां मौजूद ही नहीं थे, फिर भी उनको पकड़ लिया गया। अब ये पूरी की पूरी तैयारी है कि उनका कोचिंग सेंटर बंद किया जाए। दूसरा उन्होंने काम जो है शिक्षा में, तो उन्हें देखिए बहुत बड़ा बदलाव लेकर के वो आए ही थे। साथ ही साथ वो स्वास्थ्य के अंदर भी बदलाव लेकर के आए थे। उन्होंने एक ऐसा हॉस्पिटल भी बनाया था, आप सबने सुना भी होगा, जो बहुत कम पैसों में इलाज भी कर रहा था, बहुत कम पैसों में स्कैनिंग भी कर रहा था, रिपोर्टिंग जो आप देखते हैं ब्लड रिपोर्ट हो या इस तरीके की एमआरआई स्कैन, जो बहुत महंगे स्कैन हैं, उनको गरीबों के लिए बहुत आसान दरों पे कर रहे थे। 100-100 रुपए में, 10-10 रुपए में स्कैन हो रहे थे। सोच करके देखिए आप, सरकारी अस्पताल भी 10 रुपए में नहीं स्कैन कर रहा है, सरकारी अस्पताल भी स्कैनिंग के लिए बाहर भेज देता है। और यहाँ पर ये जो खान सर हैं, इन्होंने वो अस्पताल भी तैयार किया, जर्मनी से मशीनें मंगवाई अपने खर्चे पे, और उसके बावजूद इन्होंने क्या किया, उठाया उस व्यक्ति को, जेल में डालने की तैयारी। अब ये पूरे का पूरा जो सिस्टम है किस तरीके से काम कर रहा है, अब आपको ये तो चीज आपके आंखों के सामने है ना, कम से कम ये देख करके ही समझ लो। इसका मतलब जो अच्छा काम करेगा हमारे देश में, या जो हमारे देश को आगे ले जाने की कोशिश करेगा, या गरीबों के लिए कोई काम करेगा, तो वो बर्दाश्त नहीं होगा लोगों से, वो बर्दाश्त नहीं होगा नेताओं से, वो बर्दाश्त नहीं होगा सिस्टम से। और सिस्टम उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा, सिस्टम उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेगा। ये वो प्रमाण है जो आपको दिया गया है। और ये प्रमाण मिलने के बाद भी आप सब लोग फिर चुप हो। ना जाने कब जागना है आपने। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि आप जागना चाहते हो या नहीं जागना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। ना अपने लिए कुछ करना है, ना अपने देश के लिए कुछ करना है, ना प्रदेश के लिए कुछ करना है, ना अपने पड़ोस के लिए कुछ करना है, ना अपने बच्चों के लिए कुछ करना है। भाई करना किसके लिए है फिर? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। आपको लग रहा है मैं गलत बोल रहा हूँ, मुझे मत फॉलो करो आप। मैं कुछ जबरदस्ती तो आपसे कर नहीं रहा, मुझे फॉलो करो ना। मैं आपसे पैसे मांगता हूँ, कभी मैंने आपसे कभी कहा कि मुझे पैसे दो? कभी मैंने आपको कहा कि मुझे फॉलो करो? कभी मैंने आपको कहा मुझे सब्सक्राइब करो? आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, मैंने वहां कभी नहीं कहा सब्सक्राइब करने के लिए। मैं तो ये भी नहीं कहता हूं आप मुझे लाइक करो, कुछ कह ही नहीं रहा हूं मैं। भाई अपने बच्चों के लिए काम करो, मैं ये कहता हूं, अपने लिए काम करो, अपने बच्चों के लिए काम करो, उनके भविष्य के बारे में सोचो, अपने आस पड़ोस के भविष्य के बारे में सोचो, अपने समाज के बारे में सोचो, अपने देश के बारे में सोचो, ये बोलता हूं मैं। अब पता नहीं उसमें क्या चीज गलत दिखती है आप लोगों को, जो मुझे गालियां देते हैं वो लोग, उनसे भी पूछ रहा हूँ क्या गलत दिखती होगी। अगर आपने किसी एक पार्टी का प्रचार करना है, आप करो, आपको कौन रोकता है? आपको बीजेपी का करना है करो, आपको कांग्रेस का करना है करो, आपको राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी को गाली देनी है, अब देते रहो, आपने मुझे गाली देनी है, देते रहो। लेकिन कम से कम दिल से तो इतनी बात आप भी जानते हो कि जो मैं बोल रहा हूँ गलत नहीं बोल रहा हूँ। दिल से तो आप भी इस चीज को समझते होंगे। क्या आपके बच्चों के भविष्य की बात हो रही है? क्या आपके बच्चों ने एग्जाम नहीं देने? आपको क्या लग रहा है कि आप बीजेपी का साथ देंगे तो वो आपके बच्चों को नौकरी देंगे? क्या लगता है आपको? कुछ नहीं देने वाले वो आपको। वो मुफ्त के कार्यकर्ता बनाएंगे, इधर उधर दौड़ाएंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। झंडे दे देंगे आपके हाथ में, या आपको वो गाली देने वाली मशीन बना देंगे बस, क्योंकि आप उनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से डिग्रियां हासिल कर रहे हो ना।
तो वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से या सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी से जो उनकी डिग्रियां मिल रही हैं, वो डिग्री ले लेके आप बस लोगों को गाली देते रहोगे, देते रहो। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी हिमाचल प्रदेश से बोल रहे हैं, हिमाचल की जनता चुपचाप वोट देगी राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी को। अब देखिए, मुझे नहीं पता चुपचाप देगी कि नहीं, मैं तो कहता हूँ डंके की चोट पे दो, खुलेआम आकर के दो, छाती ठोक करके वोट दो। अगर राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का साथ देना है तो छाती ठोक करके साथ दो, डरना क्यों है, डर किससे है? आपकी मर्जी है ना, वोट आपका अपना, अपनी मर्जी है, जिस मर्जी को दो आप, छाती ठोक करके दो। मैं तो छाती ठोक करके दूंगा, जब भी दूंगा मैं छाती ठोक के कहता हूं कि मैं राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का हिस्सा हूं, पूरे गर्व के साथ कहता हूं मैं हूं, और मैं हमेशा रहूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमेशा रहूंगा। लेकिन आप सब लोगों को ये मेरा सवाल आज ये है, किसी भी पार्टी से आप बिलोंग करो, किसी भी पार्टी का साथ दे रहे हो, देते रहो, लेकिन कम से कम ईमानदारी की तरफ आगे बढ़ो। कम से कम ये चीज जान लो कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो ईमानदारी की बात कर रहे हैं, सच्ची बात कर रहे हैं, आपके परिवारों की बात कर रहे हैं, ये आपको समझना होगा। अब एक आखिरी जो चीज में, एक विषय जो इसमें छेड़ना चाहता था, वो आप सब लोगों के लिए जरूरी है, पर्यावरण के ऊपर। पर्यावरण आप सबने देख लिया है कि हिमाचल प्रदेश का किस तरीके से बिगड़ा है। आप सबने अच्छे तरीके से देख लिया है, हिमाचल प्रदेश के अंदर कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए गए हैं, बड़े से बड़ी बिल्डिंग्स बना दी गई हैं, जगह जगह पर फ्लैट्स बना बना करके कई कई करोड़ों में बेचे गए हैं। और वो बनाए गए हैं, करोड़ों में बेचे गए हैं, तो कहीं ना कहीं आम व्यक्ति को भी लालच आया है। आम व्यक्ति को भी ये लगा है कि मेरे जमीन का पैसा बढ़ गया, अपनी एग्रीकल्चर जो उसकी जमीन थी, उपजाऊ जमीन थी, उसको उसने बेच दिया पैसों के लालच में या पैसों की जरूरत में। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिल्डर बन गए खुद, जिन्होंने अपनी जमीनों के ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी, फ्लैट्स बेचने शुरू कर दिए और बाहर के लोगों को भी बसा दिया हिमाचल प्रदेश के अंदर। कोई बात नहीं, ठीक है, जो आपने किया ठीक, लेकिन इतना तो आपको भी सोचना चाहिए था कि ये जो सब कुछ आप कर रहे हो उससे कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, ये आपको समझना चाहिए था। रमिता जी कह रहे हैं, समान नीति, समान योजना, शिक्षा में गुणवत्ता, योग्यता को प्राथमिकता देना, हर वर्ग के गरीब लोगों को सुविधा प्रदान करना, यही प्राथमिकता है राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी की। बिल्कुल आपने ठीक कहा, अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी से जुड़ें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रमिता जी, अपने बच्चों के भविष्य के लिए राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के साथ जुड़ें। अपना अपना नहीं करना चाहते हो, अपने बच्चों का करो। मैं हमेशा बोलता हूं उनके बारे में जरूर सोचो, क्योंकि आपका भविष्य, अगर आपको लगता भी है कि अब मुझे कुछ और नहीं करना है, आपके बच्चों ने बहुत कुछ करना है, उन्होंने दुनिया देखनी है, तो उनके लिए दुनिया संवारो। खैर, ये इसी इसी बात पे मैं आ रहा था कि जो पर्यावरण है उसको बचाना भी इसलिए जरूरी है क्योंकि वो आपके बच्चों के लिए बचाना जरूरी है। आपको लगता होगा कि मैंने अपने जीवन के 40 साल, मैंने देखिए जैसे मैं 41 साल का हो गया हूं, तो मैंने अपने जीवन के 41 साल जी लिए। हो सकता है मेरे कितने 2 4 5 साल होंगे मेरे पास जीवन के, और कितने होंगे, ये कितने भगवान ने लिखे होंगे, जितने भी साल होंगे मेरे, तो मेरे को तो लगता है मेरा जीवन हो गया। लेकिन मेरे जो बच्चे होंगे या मेरा जो आगे जो हमारे जनरेशन है, उनके लिए तो हमको पर्यावरण बचाना है। उन्होंने भी तो कोई सांस लेनी है कहीं ना कहीं, कि नहीं लेनी, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए, उनको भी शुद्ध हवा चाहिए कि नहीं चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए कि नहीं चाहिए। आप खुद सोच के देखिए, अपने बच्चों की तरफ देखिए, एक झलक आप अपने बच्चों की तरफ डालिए, एक बार उनकी शक्ल को याद कीजिए और सोचिए आप, क्या आप नहीं चाहते कि वो शुद्ध हवा में सांस ले, या उनको शुद्ध पानी मिले, उनको अच्छा खाना मिले, अच्छी गुणवत्ता का उनको खाना मिले। तो ये सब चीजें कैसे होंगी जब आप पर्यावरण बचाएंगे? आप पर्यावरण तो बचा ही नहीं रहे। और अब जो हिमाचल प्रदेश के अंदर भूकंप आया, अब हिमाचल के प्रदेश के अंदर भूकंप आया, भगवान की बहुत बहुत कृपा है, दया है भगवान की हमारे ऊपर कि उन्होंने बख्श दिया हमारे को। कपिल ठाकुर जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, जय मां भवानी, हर हर महादेव। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, दिलीप सिंह जी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, जय मां भवानी। मुझे गर्व है आरडीपी का सदस्य होने पर, मुझे भी बहुत गर्व है आरडीपी का सदस्य होने पर, और सभी राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के लोगों को बहुत गर्व है। हम सब योद्धा हैं और योद्धा ही रहेंगे। दयाल शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, जय मां भवानी। तो जो भूकंप आया ना, तो भगवान ने हमें बख्श दिया। अगर भगवान गलती से भी थोड़ा बड़ा भूकंप ले आता ना, तो हिमाचल प्रदेश के कई ऐसे क्षेत्र हैं और कई ऐसे जो शहर है ना, वो तबाह हो जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए। मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको बात। कांगड़ा में जैसे एक बार भूकंप आया था ना, कांगड़ा खत्म हो गया था, फिर न्यू कांगड़ा बना, सुना ही होगा आपने, आपके बाप दादाओं ने बताया होगा आपको, या नहीं भी बताया तो आप इसके बारे में बहुत कवरेज है, बहुत उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं उसके बारे में। अगर भगवान ना करे कभी आगे फ्यूचर में, कभी भी आगे फ्यूचर में, मैं तो भगवान से वैसे प्रार्थना करूंगा ऐसा कभी ना हो, लेकिन अगर कभी भी ऐसे फ्यूचर में भगवान ने कोई बड़ा भूकंप ले आया ना, कोई बड़ी आपदा ले आया ना, तो हमारा जो प्रदेश है उसे झेलने की हालत में नहीं है। ये सच्ची बात आपको बता रहा हूं मैं।
कई ऐसे क्षेत्र होंगे, कई ऐसे शहर होंगे हिमाचल प्रदेश के जो तबाह हो जाएंगे। एक बिल्डिंग के साथ ऐसे ऐसे दूसरी बिल्डिंग जुड़ी हुई है साथ के साथ, चलने को वहां पर जगह नहीं है, छोटी छोटी सीढ़ियां। शिमला जो हमारे हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, उसमें जाओ आप, शिमला शहर को जाकर देखो क्या बना दिया उस शहर का। वहां पर चलने तक की जगह नहीं है, इमरजेंसी सर्विस आपके घर तक नहीं पहुंच सकती, एम्बुलेंस आपके घर नहीं आ सकती, पुलिस आपके घर नहीं पहुंच सकती, क्योंकि सड़कें ही नहीं है, सीढ़ियां ही सीढ़ियां हैं। अब जिसको 100 सीढ़ियां, सोचो ना, 100-150 सीढ़ी पहले वो चढ़ेगा तब जाकर के घर पहुंचेगा, या 100-150 सीढ़ी उतरेगा तब जाकर के एम्बुलेंस तक पहुंचेगा। तो आपको क्या लगता है बच पाएगा वो? और इतनी जो बिल्डिंग एक के ऊपर एक चढ़ी चढ़ी हुई हैं, छोटा सा झटका, छोटा सा बड़ा भूकंप, जो मतलब मान लीजिए अभी तो 5 का है, मान लीजिए 7-8 का कोई भूकंप आ गया, और हिमाचल प्रदेश जो है ना वो टेक्टोनिक प्लेट पे, एक्टिव टेक्टोनिक प्लेट पे है, वो बड़ा भूकंप आ सकता है उसके अंदर, ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं आ सकता। ये कोई मैं नहीं कह रहा हूं, आप जाओ पूछ लो, किसी भी विभाग से पूछ लो, हिमाचल प्रदेश के ऊपर कभी भी कोई बड़ा भूकंप आ सकता है। और अगर बड़ा भूकंप आया, शिमला शहर खत्म हो जाएगा, न्यू शिमला तो समझ लो गया, क्योंकि वो तो बिल्डिंग ऐसी है कि एक ऊपर से गिरनी शुरू होगी तो नीचे नाले तक गिरेगी, कई हजार बिल्डिंग गिरेंगी, लोग उसके अंदर फंसे रह जाएंगे, क्योंकि वहां पर कोई इमरजेंसी सर्विस पहुंच ही नहीं सकती, फंसे रह जाएंगे लोग उसके अंदर, निकल ही नहीं पाएंगे। क्या हमारी कोई तैयारी है? किसी भी चीज की कोई तैयारी है? मैं अपने गांव के लोगों और बच्चों को राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के बारे में अवगत कराया है। सभी राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का समर्थन करेंगे, एक भी आदमी बीजेपी और कांग्रेस का पक्ष में नहीं है। देखिए, आप सही बोल रहे हैं, और जो जो भी लोग राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, सुन रहे हैं और दिल से सुन रहे हैं, अपना दिमाग खुला रख करके सुन रहे हैं, अपनी आंखें खुली रख करके सुन रहे हैं, वो राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का हिस्सा बनने को तैयार हैं, वो राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के सपोर्ट में है। लेकिन खुले तौर पर हमें सपोर्ट में आना होगा, एक बड़े हुजूम की तरह हमें सपोर्ट में आना होगा। अब हमें अपनी ताकत दिखानी होगी। हिमाचल प्रदेश को जगाने का तरीका है कि एक बड़ी रूप में बाहर निकलना, बड़े रूप में राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का एक जुलूस निकले और पूरे हिमाचल प्रदेश को एक बार दिखा दे कि हिमाचल प्रदेश के अंदर एक पार्टी है। और अब हिमाचल प्रदेश को मान लेना चाहिए। मुझे लगता है कि अब ये मानने का समय आ गया है। अब ऐसे आंखें बंद करके और हर समय ये कहना कि नहीं, इस तरह की कोई पार्टी नहीं है, ये गलत है। पार्टी मौजूद है, लोग खड़े हैं, आप बस साथ आइए, फिर देखिए हम किस तरीके से हिमाचल प्रदेश को बदलते हैं, उसकी राह को किस तरीके से सही रूप में, सही दिशा की ओर मोड़ते हैं, ये आप देखिएगा। पिंटू जी कह रहे हैं कि इन नेताओं ने भी भूकंप से ज्यादा तबाही मचा रखी है। नेताओं ने भूकंप से ज्यादा तबाही मचा रखी है, पिंटू जी ये कह रहे हैं, और ठीक कह रहे हैं आप। नेताओं ने तो बहुत ज्यादा तबाही मचा रखी है, उनकी तबाही का नतीजा ही ये है। लेकिन पिंटू जी, कहीं गलती से भूकंप आ गया ना, ज्यादा बड़ा भूकंप आ गया, कोई ज्यादा बारिश हो गई, ज्यादा बड़ा लैंडस्लाइड हो गया, किसी भी रूप में कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, हिमाचल प्रदेश उसे झेलने की हालत में नहीं है। और शहरों में लोग ऐसे ही अंधाधुंध आंखें बंद करके मकान पे मकान खरीदे चले जा रहे हैं, बनाए चले जा रहे हैं, सोच ही नहीं रहे हैं कि इसकी कोई डिजाइनिंग भी ढंग की होनी चाहिए, यहाँ पे कोई इमरजेंसी सर्विस की सुविधा होनी चाहिए, पानी की पूरी सुविधा 24 घंटे होनी चाहिए, बिजली की सुविधा होनी चाहिए, स्कूल की होनी चाहिए, पार्क बने होने चाहिए। एक शहर के अंदर बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, लेकिन कोई नहीं सोच रहा है, बिल्कुल कोई नहीं सोच रहा है। दिलीप सिंह जी कह रहे हैं आरडीपी का प्रचार दिल खोलकर करो। बिल्कुल, हम तो दिल खोलकर कर रहे हैं और दिल खोलकर ही करेंगे। लेकिन जो भी हमसे जुड़ता जा रहा है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मान लीजिए कार्यकर्ता के रूप में आप जुड़ रहे हैं, चाहे आप नेता के रूप में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चाहे आप वैसे ही दिल से हमारे साथ हैं, तो आप लोग भी हमारा प्रचार करिए। जितना प्रचार आप लोग करेंगे, उतना ही जल्दी राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी हिमाचल प्रदेश में फैलेगी, और उसको फैलाना जरूरी है। हिमाचल प्रदेश के अंदर अब ये विकल्प चाहिए, अब हिमाचल प्रदेश को बदलाव चाहिए। राजनीतिक रूप से बदलाव आएगा तभी जो है वो धरातल पे बदलाव आएगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, एक बार राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी की सरकार बनी, साथ ही साथ आपको बदलाव दिखेगा, बहुत सारी चीजों के ऊपर बदलाव दिखेगा। और ये कोई नकारात्मक नहीं, सकारात्मक बदलाव होगा, ये आपको साफ तौर पर दिखेगा। मनु राजपूत जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय मां भवानी। जो भूकंप जो हम रोज झेलते हैं, बिल्कुल पिंटू जी, हम तो रोज भूकंप झेल ही रहे हैं। भ्रष्टाचार रूपी भूकंप हम झेल रहे हैं, धांधली के रूप में हम भूकंप झेल रहे हैं। गरीबों को तो वैसे ही कुछ ना रोटी मिल रही है, ना कुछ रहने की जगह मिल रही है, तो वैसे ही बेचारे भूकंप झेल रहे हैं। वो तो बोलते हैं हम कल के मरे आज मरे, ठीक है ना। जो गरीब आदमी है ना, जो गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं कमा पा रहा, उसके लिए भूकंप क्या चीज है, कुछ भी नहीं है। लेकिन हम सब लोगों को अब ये बीड़ा उठाना है। मैं आप सब लोगों से इसलिए जुड़ा था, हम सब लोगों को ये बीड़ा उठाना है। सब लोगों को साथ में एक दूसरे के साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ करके आज ये प्रण लेना है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर तीसरा विकल्प राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के तौर पे 2027 के अंदर आना ही चाहिए।
अगर वो नहीं आप लेकर आए, अगर हम उसको नहीं बदलाव को लेकर के आए, तो मुझे नहीं लगता हम हिमाचल प्रदेश को बचा पाएंगे, और उसी प्रकार से भारत देश को भी हम भूल जाएंगे। और बहुत ही जल्दी हिमाचल प्रदेश को आप फिर अपने पैरों से जो है अपने पैरों के नीचे से उसकी जमीन को खिसकते हुए देखोगे। हिमाचल प्रदेश खत्म हो जाएगा। मुझे बहुत दुख होता है ये कहते हुए, लेकिन ये सच्ची बात है। जिस तरह से, जिस डायरेक्शन में हिमाचल प्रदेश चल रहा है, कई रूपों में फिर वो खत्म होगा। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं ऐसा हो। मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे बच्चे जो हैं वो उसको ना देख पाए। मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे भी वापस आए, हिमाचल प्रदेश के अंदर रहें, हिमाचल प्रदेश में ही उनके पास नौकरियां हो, हिमाचल प्रदेश में ही सही सुविधाएं हों, और उसी प्रकार से जो भारत देश से बाहर गए हैं वो भी भारत देश में आ जाएं, भारत देश में अच्छी सुविधाएं हों। और ये तभी हो पाएगा जब आपके और मेरे जैसे जो लोग हैं वो खड़े होंगे। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।